नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एहसन भारती और आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच। ठीक है, आज आते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर चुके होंगे और आज आते हैं, जल्दी से जल्दी बातचीत करते रहते हैं हम लोग। किस पे? बिहार दरोगा के जितने भी आप लोग क्वेश्चन बना चुके हैं या नहीं बनाए हैं, तो सभी पर जो है बातचीत करते रहते हैं। बना लिए हैं तो अच्छी बात है, मिला चुके होंगे और नंबर आप आंक चुके होंगे कि कितना नंबर आपको आया है आज के टेस्ट में। ठीक है, आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बातचीत करते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी होगा तो वह आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। और सेट है आज आपके पास, किसका सेट है तो आपको पहले ही बता देते हैं कि मार्केट के जितने भी मार्केट में आपको महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा का है, सभी सेट प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाया जाता है, सभी का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, बिना कोई फी का। सबसे बड़ी बात है कि बिना कोई फी का जो है, मार्केट से यदि आप किताब भी खरीदते हैं तो कम से कम 200 रुपया में खरीदते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई भी रुपया नहीं लिया जाता है। निःशुल्क आपको पूरी तरह से जो है सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा का करवाया जा रहा है। आ जाते हैं और सेट आज का आपको एडिटोरिया का सेट है और एडिटोरिया का सेट जो है पहला प्रश्न से हम लोग लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या, पहला प्रश्न है उसका सही आंसर क्या है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे क्या होगा कि आपको जो है अच्छे से लिखावट इसका दिखाई पड़े, है ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कस्तूरबा गांधी को जो है कैद करके किस जेल में रखा गया था। आवाज सही है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। कस्तूरबा गांधी के बारे में है कि कस्तूरबा गांधी को जो है कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया जाता है? तो ऑपरेशन जीरो आवर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेशन जो जीरो आवर चलता है कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट किया जाता है 8 अगस्त 1942 को जब प्रारंभ होता है। यह बैठक होती है कहां पर? 8 अगस्त 1942 को आपको ग्वालियर, वर्धा। चलिए, दो आपको यहां पर बैठक में पूछा जाता है। एक होता है कि 14 जुलाई को, और 14 जुलाई को जो होती है कहां पर होती है? तो ये वर्धा में होती है। लेकिन यहां पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन को जो है पास नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है कांग्रेस लग रहा था कि यहां पर जो है थोड़ा सा भी रुकना और चाहिए। तो गांधी जी इसे खफा हो जाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि गांधी जी जब खफा होते हैं तो बोलते क्या है कि एक मुट्ठी बालू से जो है कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे। तो ये तो बात की बात थी। उसके बाद जो है गांधी जी को नाराज नहीं किया जाना चाहिए, तो 8 अगस्त को फिर से जो है 8 अगस्त को कहां पर बुलाया जाता है? 8 अगस्त को आपको ग्वालियर टैंक, जो आपको कहां पर देखने को मिलता है? ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि आपको है मुंबई में है। ग्वालियर टैंक मैदान, जहां पर मुंबई में फिर से बैठक बुलाई जाती है, कांग्रेस की फिर से बैठक बुलाया जाता है और बोला क्या जाता है कि चलिए यहां पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन को जो है पास किया। और यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा? कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता है। मौलाना आपको अबुल कलाम आजाद के द्वारा क्या किया जाता है? अध्यक्षता किया जाता है। ये तो आपको जानकारी होगी। और इसके बाद अध्यक्षता नहीं होता है आपको कब? ये आपको हो रही क्या? 42, और 42 से जो है लगातार आपको 46 तक। इसी वजह से कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद सर्वाधिक समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्षता रहने वाले हैं। उसके बाद बीच में जो है अध्यक्षता ही नहीं होती है। तो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद इसी के समय में पेश हो जाता है। कौन सा? तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन को पेश किया जाता है। और जैसे ही पेश किया जाता है तो 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली के द्वारा जो है तिरंगा फहरा करके स्टार्ट कर दिया जाता है 9 अगस्त से। ठीक है, ये सब तो कहानी आप लोग जान रहे होंगे। और जैसे इसके बाद क्या, अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है और ऑपरेशन का नाम आपको लिखा हुआ है। ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन आपको जीरो आवर। ऑपरेशन ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन जीरो आवर। यदि आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है, सुनते रहेंगे। यदि जानकारी नहीं है तो नोट करेंगे, प्रश्न पर ही नोट करके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको प्रश्न तैयार करना आसान हो जाएगा। यहां पर आ जाते हैं, ये तो कहानी थी, साइड की कहानी थी। यहां पर आते हैं, आंसर बनाते हैं। ऑपरेशन जैसे ही जीरो आवर प्रारंभ होता है तो यहां पर सभी को जो है अलग अलग जेलों में जो है रखा जाता है। किनको कहां पर रखा जाता है वही पूछा जा रहा है। और सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कहां पर रखा जाता है? तो महात्मा गांधी को आपको आगा खां पैलेस में ही रखा जाता है। आगा खां पैलेस में ही महात्मा गांधी को रखा गया। और महात्मा गांधी के साथ साथ जो है कस्तूरबा, महात्मा गांधी है तो पति पत्नी को अलग अलग क्या रखा गया? तो यहाँ पर यहाँ अलग अलग नहीं रखा जाएगा। तो कस्तूरबा गांधी को बोला चलो ठीक है, तुम भी जो है कहां पर रहो? आगा खां पैलेस में, दोनों जो है पति पत्नी बात करते रहना। लेकिन पति पत्नी के साथ जो है एक व्यक्ति को बोला कि चलो पति पत्नी है, बीच बीच में जो है ये तो कस्तूरबा रहेगी यहाँ पर। और इस कस्तूरबा कितना मान के चलिए गांधी जी से बात करेगी, तो साथ में भी कोई बात कर, महिला को साथ में बात करने के लिए कोई रहना चाहिए। तो महिला को जो साथ में बातचीत करने के रहना चाहिए, कौन यहाँ पर है? तो सरोजनी।
तो सरोजनी नायडू को बोला कि चलो तुम भी जो है इसी जेल में रहो, तीनों जो है एक जेल में। तो तीन जो है व्यक्ति आपको महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी, उसके बाद सरोजनी नायडू, ये तीनों को कहां रखा जाता है? आपको आगा खां पैलेस में रखा जाता है। वहीं पर बात करें कि अल्मोड़ा किस जेल में, ये अल्मोड़ा जेल आपको उत्तराखंड में है, यहां पर किनको रखा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को रखा जाता है। किनको रखा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को रखा जाता है। बात करें कि बांकीपुर जेल में किसको रखा जाता है? जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता है सभी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके रखा जाता है। यहां पर किनको रखा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा, पटना में। तो राजेंद्र प्रसाद को कहां पर रखा जाता है? ये बांकीपुर जेल में रखा जाता है। बात रहे तिहाड़ जेल का, तो तिहाड़ जेल उस वक्त था ही नहीं। तिहाड़ जेल की स्थापना कब होती है? तो तिहाड़ जेल की स्थापना आपको 1957 और 58 में होती है। कब होती है? 57-58 में होती है तिहाड़ जेल की स्थापना। तो उस वक्त तो ये तिहाड़ जेल हुआ ही नहीं करता था। ठीक है, तो आंसर कौन सा बनेगा? कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? आंसर आपका बी बनेगा। सभी के बारे में आपको बता चुके हैं कि इसका मतलब है कि प्रश्न आपका 1 नंबर हो गया तैयार। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? कंध विद्रोह है। ठीक है, कौन सा विद्रोह है? ध्यान रखेंगे, कंध विद्रोह है। और पूछा जा रहा है कि कंध विद्रोह कहां पर हो रहा है? तो कंध जो विद्रोह होती है ये होती है आपको ओडिशा, और ओडिशा के साथ साथ याद रखेंगे कहां पर? आपको आंध्र प्रदेश, आंध्रा लिखते हैं, इतना में समझ आ जाना चाहिए। ओडिशा और आंध्रा का जो पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका में ही आपको एक क्षेत्र हुआ करता था, कंधमाल का क्षेत्र हुआ करता था। और यहां पर खोंड जनजाति, कौन सी जनजाति? तो याद रखेंगे खोंड जनजाति। और खोंड जनजाति में चलती थी क्या? ये भी पहले ध्यान रखिएगा। कंध जो विद्रोह होती है कब? आपको 1837 से लेके 56 तक, 1857 की क्रांति से पहले तक। ठीक है, तो 1837 से लेकर 1856 तक आपको क्या देखने को मिलता है? ये कंध विद्रोह देखने को मिल रहा है ना। चलिए ठीक है, 1837 से 1856। तो आपको कहां पर? तो ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश, और यहां पर जो पहाड़ी इलाका हो सकता है, जो पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका कह सकते हैं यहां पर ये, और यहीं पर पाई जाती है खोंड जनजाति पाई जाती है। और खोंड जनजाति में जो है क्यों ये आपको कंध विद्रोह करना पड़ा? कंध विद्रोह करता किसके खिलाफ है? तो यहां पर ब्रिटिश के विरुद्ध। सीधी सी बात है कि ब्रिटिश के विरुद्ध किया जाता है। और जब ब्रिटिश के विरुद्ध होती है, होती क्यों है ये तो जानकारी होनी चाहिए कि होती क्यों है, कंध विद्रोह होती क्यों है? होती है यहां पर जो है मानव बलि। क्या होती है? इसमें जो है खोंड जो जनजाति आपको देखने को मिलता है, और जनजाति में है एक आपको प्रथा चलती थी, और इस प्रथा का क्या नाम हुआ करता था? और इस प्रथा का नाम हुआ करता था मानव बलि। मानव बलि, यहां पर जो है मानव की बलि दिया जाता था। समझ सकते हैं कि कैसा उस वक्त का समय हुआ करता था कि मानव का जो है बलि दिया जाता था। समझ रहे बात को? तो मानव का बलि दिया जाता था कहां पर? ये आपको ओडिशा और आंध्रा का क्षेत्र हुआ करता था। कंध एक तरह से पहाड़ी इलाका है, तो कंध का क्षेत्र हुआ करता था यहां पर। और इसी नाम से जो है कंध विद्रोह के नाम से जाना जाता है, खोंड जनजाति के द्वारा। और मानव बलि प्रथा चलती थी। और सीधी सी बात है कि अंग्रेजों के द्वारा लगा गया कि अरे ये तो मानव के कह सकते हैं कि एक तरह से अत्याचार है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो उसको समझाया गया, सिखाया गया। और जब नहीं समझता था, आपको पता होना चाहिए कि आपको जो धर्म के व्यक्ति जो होते हैं अंधे होते हैं। धर्म का क्या कह सकते हैं, एक नशा होता है, जिनको धर्म के बारे में, धर्म आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। अभी आपको लगता होगा कि हाँ खराब है, उस वक्त जो है यहाँ के जितने भी आपको नेता सब हुआ करते थे, कंध विद्रोह के नेता या ये जो जनजाति होता है, उसको लगता था क्या मेरी जो प्रथा है, मेरी प्रथा पर क्या एक तरह से मेरी प्रथा पर कह सकते हैं इसका दमन किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा दमन किया जा रहा है, और मेरी संस्कृति सभ्यता का एक तरह से हत्या किया जा रहा है। इसी वजह से जो है ये सब प्रथा बोलता था कि नहीं मानव बलि होनी चाहिए इनके द्वारा, किसके द्वारा? खोंड जनजाति के द्वारा। लेकिन अंग्रेज जो है इसका दमन कर दिया गया और इसको जो है समाप्त कर दिया गया। और यही विद्रोह जुड़ा जाता है आपको ओडिशा और कहां पर? आंध्र प्रदेश। तो आंसर आपका बन चुका होगा आपके किताब में, आपके टीचर के द्वारा हो सकता है कि नहीं पढ़ाया गया होगा। कंध विद्रोह पढ़ाया गया है? आप बताइए कमेंट करके कि पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे। जो जुड़ते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़ते हैं आगे पीछे उसके लिए कोई लेना देना नहीं है। सीधा है कि जो देखते हैं बाद में देखते हैं या अभी देखते हैं, कभी भी देखते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आ जाए प्रश्न तैयार। आप देख लीजिएगा जहां पर आपको कम से कम जो है जो डिस्कशन जहां पर जाते हैं करवाने के लिए, उससे बेहतर डिस्कशन आपको मिलेगा और मुफ्त में डिस्कशन मिल रहा है। ठीक है, वैसे तो मुफ्त का क्या कहते हैं व्यक्ति, क्या कह सकते हैं कि मुफ्त का जो है वैल्यू नहीं देता है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखेंगे तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इसका आंसर ये बन रहा है, मानव बलि प्रथा को एक तरह से प्रतिबंधित किया जाता है, और यही प्रतिबंधित की वजह से जो है ब्रिटिश के विरुद्ध यहाँ के जो खोंड जनजाति है इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ओडिशा और आंध्रा का क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा, आंसर आपका बन चुका होगा दो का। आ जाते हैं अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, पर्याप्त जगह नहीं है, यहीं पर लिखेंगे यहीं पर मिटाएंगे। ठीक है, आ जाता है अगला प्रश्न। देखिएगा आपके पास यहां पर हम स्क्रीनिंग देख रहे हैं कि आपके लिए सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं।
और लाइव क्लास है, और यदि आप पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और सभी प्रकार आपको यहाँ पर सभी तैयार करवाया जा रहा है। जीएस के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे सभी तैयार होंगे, ठीक है। अभी जो है मैथ छोड़ देंगे, यदि मैथ की आवश्यकता है, वैसे आप लोगों को मैथ की आवश्यकता नहीं, मैथ के क्लास में ही हो रही है तो मैथ की आवश्यकता आपको है नहीं, रीजनिंग की आवश्यकता है नहीं। 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी के मिलाकर पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को छोड़कर चलेंगे, केवल जीएस पर बात करेंगे। यदि आवश्यकता होगी कि मैथ की, तो मैथ आपको सर करवा देंगे, ठीक है। आइए आगे प्रश्न बात करते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है निम्नलिखित में से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है त्यागपत्र, प्रश्न देखेंगे, पीछे आपको प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है निम्नलिखित में से किसने वायसराय के आपको कार्यकारिणी परिषद से जो है त्याग पत्र दे देता है। तो त्याग पत्र तो जो देता है, कौन सा देते हैं, तो सर शंकर नारायण देते हैं, सर शंकर नायर। कौन सा देते हैं, तो सर शंकर नायर देते हैं। याद रखेंगे कौन सा, तो आपको सर शंकर नायर को याद रखेंगे, जो कि आपको त्याग पत्र दे देता है, किससे, वायसराय के आपको कार्यकारिणी परिषद से। वहीं पर यदि बात आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, कौन सा, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और नाइटहुड का उपाधि जो है ये वापस कर देता है, ठीक है। तो ये वापस कौन सा करता है, नाइटहुड की उपाधि को, और नाइटहुड की उपाधि जो है किसको दिया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, तो आंसर कौन सा बनेगा, आपको सर शंकर नायर बनेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से वेलेस्ली के द्वारा जो है सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है कथन, आइए सभी कथन पर देखेंगे, एक एक कथन देखेंगे। वेलेस्ली, चलिए सबसे पहले हम लोग कहानी थोड़ा बातचीत करेंगे, कहानी पर भी पढ़े होंगे, अच्छे से बातचीत करते हैं कहानी पर भी। वेलेस्ली, और वेलेस्ली जैसे ही बात करता है तो वेलेस्ली का शासनकाल आपको 1798 1805 है ना। तो हम आते हैं डायरेक्ट 1798 पर। कब आते हैं, 1798। अभी वेलेस्ली के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर देखेंगे 1798 में। 1798 चले गए तो 1798 में सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है कि सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला जो राज्य आपको देखने को होता है हैदराबाद देखने को होता है। दूसरा जो राज्य देखने को होता है मैसूर, 1799 में टीपू सुल्तान की हो जाती है मृत्यु, और वहीं पर होता है मैसूर को क्या कहता है, सहायक संधि किया जाता है। और उसके बाद तीसरा जो आपको देखने को मिलता है तंजौर देखने को मिलता है। इस तरह से आप एक घड़ी का नाम सुनते होंगे एचएमटी, या एचएमटी आपको ट्रैक्टर पहले चलता था, तो एचएमटी एक ट्रिक याद रखेंगे, यहां से पूछा जाता है कि किसके बाद कौन सा, 98 आपको हैदराबाद, मैसूर आपको 99, उसके बाद तंजौर आपको 1801। तो एचएमटी आप याद रखेंगे, एचएमटी और एचएमटी कम से यहां पर जो है हैदराबाद मिला जाता है। अब जो है जब सहायक संधि की जाती है तो कहानी क्या है, उसी पर प्रश्न पूछा गया। सहायक संधि होती क्या है, तो सहायक संधि के अंतर्गत कहा क्या जाता है, यहां पर जो है मेरे द्वारा आपको कुछ सेना की टुकड़ी रख देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका आंतरिक और बाह्य सुरक्षा होगी। समझ रहे बात को, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। आपको यदि किसी प्रकार का कोई आप पर अटैक कर देता है तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, अंग्रेज बोल रहा है कि मेरे द्वारा आपको सुरक्षा जो है मेरे द्वारा करवाया जाएगा। तो आप सहायक संधि केवल कर दीजिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको सेना उना का खर्च वहन नहीं करना है। लेकिन इसका जो सेना है, इसका जो अंग्रेजों का सेना है, अंग्रेजों का सेना का खर्च वहन करेगा कौन सा, जिस राज्य में रखेंगे उस राज्य के राजा करेंगे, वही राज्य करेगा। तो अंग्रेजों का कह सकते हैं कि तरह से सेना अंग्रेजों का खर्च कोई और उठा रहा है, ठीक है, काम भी किसी और के लिए करेगा। तो नाम का जो है सहायक संधि रहेगा, तो सहायक संधि तो किया जाएगा। अब यहीं पर ये एक शर्त रखेगा, क्या, आप जो है किसी के साथ संधि भी नहीं कर सकते हैं मेरे बिना पूछे हुए। अंग्रेज बोलता है कि मेरे बिना पूछे हुए आप किसी से संधि नहीं कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी कोई राजा है, उससे बातचीत करना है, मिलना है, तो आप मिल नहीं सकते हैं जब तक मेरे से आप परमिशन नहीं लेते हैं। यदि आपको किसी पर अटैक भी करना है तो वह भी जो है मेरे से पूछकर, ठीक है, यही सब बातें कहा गया है इसमें। तो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। देखिए लिखा गया है आपको वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शर्तों को जो है, शर्तों के बारे में पूछ रहा है कि शर्तों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको राज्य बता ही चुके हैं, और उसके बाद अंग्रेज जो है अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करेंगे। वही बात बोल रहा है कि आपको जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, अंग्रेज लेगा। और दूसरा लाइन, इसका मतलब क्या है, ये लाइन आपको सही लिखा हुआ है। दूसरा लाइन क्या कर रहा है कि सहयोगी पक्ष जो है अंग्रेजों की आपको अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं कर सकता है। ना संधि कर सकता है, ना संधि ना युद्ध, ठीक है, बिना पूछे हुए ना युद्ध। संधि जब कर ये नहीं सकता तो युद्ध करने का परमिशन कहां से रहेगा, क्योंकि सेना तो उसी का है। तो ना संधि कर सकता है, ना युद्ध कर सकता है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अगला क्या है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। बिल्कुल सही, वही बात है कि जो आपका सहयोगी, जो आपका सिग्नेचर करेगा, जो भी राज्य सिग्नेचर करेगा वह राज्य क्या करेगा, वहां पर एक सेना की टुकड़ी क्या स्थापित करेगा। यहां पर वेलेस्ली के द्वारा जो है, या अंग्रेजों के द्वारा जो है, एक सहायक संधि के अंतर्गत जो है कुछ सेना की जो टुकड़ी है उस राज्य के अंतर्गत जो है, उसी है ना भू क्षेत्र में जो है एक सैनिक टुकड़ी तैनात कर दी जाएगी। और जिसका खर्च कौन उठाएगा,
वह राज्य उठाएगा। ये तो लाइन लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको बताते हैं, वह राज्य उठाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको 1 और 3 सही है, 2 गलत है, और ये कूट में पूछा गया है। और जब कूट में पूछा गया है तो यहां पर जो है आपको कूट का आंसर देखिए यहां पर आपके लिए है। अगला प्रश्न आपको थोड़ा सा छोटा करके कर दिया है। यहां पर जो है अब कूट पूछ रहा है, कौन सा कूट होगा। तो आपका ये सही था और ये सही था, आपका 2 नंबर गलत था। तो यह आंसर आपको बनेगा 1 और 3। इसका मतलब क्या है, आपको 1 और 3 जो देखने को मिल रहा है, ये सही आंसर जा रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बातचीत को। क्या ठीक है, जो वीडियो में बने हुए हैं कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। चलिए आ जाए अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं, और लगातार चलता रहेगा। ठीक है, एकदम 100 क्वेश्चन एकदम पूरा तरह से आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए आगे आ जाए। ये आंसर देखिए, भाषा वाला प्रश्न, और भाषा वाला प्रश्न उसी वक्त बनता है जब आप अच्छे से पढ़े होते हैं। और वैसे तो फैक्ट जो है, फैक्ट में मेरे द्वारा भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। फैक्ट का मैं बात क्या करेंगे, आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, यहां पर जिसपे बातचीत करना होगा उसी पर बातचीत करेंगे, और भाषा वाला प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आपको रैयतवाड़ी प्रणाली की जो है विशेषता है, और यह भी जो आपको कूट में दिया गया है, क्या है आपको रैयतवाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 प्रकार का आपको व्यवस्था देखने को मिलता है। कौन कौन सा व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त देखने को मिलता है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, कॉर्नवालिस के समय में, एकदम मेरे विद्यार्थी को तो रटा हुआ ये तीनों व्यवस्था। उसके बाद दूसरा जो आपको व्यवस्था देखने को मिलता है, बात कर लेते हैं तब रैयत पर आते हैं। जो दूसरा आपको देखने को मिलता है, कौन सा व्यवस्था देखने को मिलता है, महालवाड़ी, जिसमें कि आपको महाल को जो है, गांव को जो है मुखिया बना दिया जाता है 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसको भी छोड़ते हैं, आते हैं डायरेक्ट आते हैं, बात करते हैं रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आपको देखने को मिलता है, सबसे पहली बार आपको देखने को मिलता है कहां पर, 1792 ईस्वी में देखने को मिलता है। मद्रास का एक आपको 12 महल का क्षेत्र हुआ करता था। मद्रास का कौन सा, 12 महल का क्षेत्र। और यहीं पर 1792 ईस्वी में किसके द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा। किसके द्वारा, तो कैप्टन आपको रीड के द्वारा। ये पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, कैप्टन रीड के द्वारा। लेकिन प्रश्न यहां से कैप्टन रीड से पूछा नहीं है, इसी वजह से जब कैप्टन रीड से पूछा नहीं तो ये कैप्टन रीड को हटाते हैं। यहां पर आते हैं थॉमस मुनरो पर। किसके बारे में आते हैं, थॉमस। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की आपको विशेषता है, तो आपको ये थॉमस मुनरो जो है इसके द्वारा कह सकते हैं कि ब्रेन की इसी की उपज थी। किसके द्वारा, तो क्लास चलता रहेगा आज। ठीक है, तो आप हाँ चलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी आपको रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है, तो यह आपको थॉमस मुनरो, जो कि इनके कह सकते हैं कि जो इनके दिमाग की उपस्थिति, यही आपको लिखा हुआ है, ब्रेन चाइल्ड उद्भावना कर सकते हैं कि ब्रेन चाइल्ड इसी के दिमाग की उपस्थिति। उसके बाद इसका उद्देश्य जो है मध्यवर्तियों को कम करना था। क्या है इसका उद्देश्य, मध्यवर्तियों को कम करना है। बिल्कुल, मध्यवर्ती कहने का अर्थ क्या है, रैयत। रैयत क्या होती है, किसान। रैयत क्या है, किसान। पहले जो जैसे कि हम लोग देख अभी जस्ट नाम लिए थे क्या इसका, आपको अस्थायी बंदोबस्त का। तो अस्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ करता था, एक तो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, ब्रिटिश सरकार सबसे ऊपर में हुआ करती थी ब्रिटिश, और ब्रिटिश के साथ साथ जो है दो, एक तो जमींदार हुआ करता था। ठीक है, जमींदार जो जमीन का जो मालिक है, जमींदार को बना दिया गया था। और दूसरा क्या होता था, किसान हुआ करता था। सभी जगह यही बेर रहेगा, 3 चीज तो यहां पर घूमेगा, है ना। तो 3 चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है ये अस्थायी बंदोबस्त में, और इसी जगह तो है महालवाड़ी में क्या, जमींदार के स्थान पर गांव को मुखिया बना दिया। लेकिन अब जो है ये बोल रहा है क्या है, थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो कह रहा है कि इस चीज को जो है, जमींदारी जो बीच में जो मध्यस्थता जो होती है, मध्यस्थ का आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट कौन कौन रहेगा, एक तो जो है राजा, जब कह सकते हैं उस वक्त ब्रिटिश सरकार, एक ब्रिटिश सरकार रहेगी, और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो है ये खेतों पर काम कौन कर रहा है, रैयत मतलब कि किसान कर रहा है। तो किसान कर रहे थे, इस दोनों के बीच में जो है मध्यस्थ रहेगा। यहां पर जो आपको मध्यस्थ के बीच में जो आपको जमींदार देखने को मिलता है, इसको हटा दो बीच से। ठीक है, तो जमींदार को हटा दिया बीच से, और इसीलिए लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या है, मध्यवर्तियों को कम करना, है ना। इस प्रणाली में से जो है कृषक जो है धीरे धीरे कंगाल हो गए, बिल्कुल कंगाल हो गए। यहां पर जो है जब रैयत किसान आते हैं तो किसानों को जो भूमि दी जाती है, और किसानों पर लगान जो है बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है। किसानों पर जो लगान इतना लगा दिया जाता है, और यहां पर होती है बारिश, उचित बारिश नहीं हो पाती है। और जब उचित बारिश के साथ साथ जो है मानसून भी साथ नहीं देता है, तो मानसून भी साथ नहीं देता है तो हो जाता है फसल बर्बाद, और फसल उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। और किसानों को जो है जितना उत्पादन होता है उससे ज्यादा लगान का कर हो जाता है, लगान का दर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से यहां पर देखने को मिलता है कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, कृषक जो है आपको धीरे धीरे कंगाल हो गए। तो यह भी आपको
क्या हो, सही लाइन लिखा हुआ है। और इसको जो है मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। अब देखिए यही लाइन को आपको पकड़ना होगा, ये इसको स्टार्ट कहां पर किया गया था, इसको जो प्रारंभ किया गया था मद्रास तो सही है, मद्रास आपको शुरुआत में मेरे द्वारा भी बताया गया कि मद्रास में, मद्रास के साथ साथ आपको कहां पर किया गया था, मद्रास के साथ साथ जो है बॉम्बे, कहां पर, बॉम्बे, और बॉम्बे के उस वक्त मुंबई नहीं हुआ करता था, बॉम्बे हुआ करता था। और बॉम्बे के साथ साथ कहां पर स्टार्ट किया गया था, असम के क्षेत्र में, कहां पर स्टार्ट किया गया था, और असम के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर यदि बात पूछे कि आपको ब्रिटिश सरकार की कितनी भूमि पर लगाया गया था, तो ब्रिटिश सरकार जो उस वक्त जो शासन किया करता था, उस वक्त के 51% पर जो है आपको देखने को मिलता है रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिलता है। कहां कहां पर, तो मद्रास, बॉम्बे, और आपको पूर्वी कह सकते हैं कि अंतर्गत, पूर्वी के अंतर्गत कौन सा प्रदेश जो है, असम का जो क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, असम उस वक्त जो है असम ही हुआ करता था, उस वक्त मणिपुर, मेघालय ये सब नहीं हुआ करता था, असम पूरी तरह से असम हुआ करता था, है ना। तो असम का क्षेत्र, तो ये ध्यान रखेंगे 51% पर। और यहां पर जो लाइन लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये क्योंकि बंगाल में कौन सी व्यवस्था थी, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में थी। तो आंसर कौन सा बन रहा है, आपको 4 नंबर छोड़ दीजिए, आपको 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 नंबर छोड़ दीजिए। 1 2 3 किसमें है, 1 2 3 आपको है बी नंबर में है, आंसर मेरा बी नंबर जाएगा। आशा अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद जो है महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए फिर से आपको 1857 के क्रांति के आसपास से घटना है, 1857 के आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं, और उसी से संबंधित प्रश्न बन रहा है, और उससे संबंधित क्या प्रश्न बन रहा है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आप लोग को बताते हैं क्या, जब 1857 की क्रांति होती है तो एक उसमें एक प्रमुख कारण जो होता है, क्या होता है, अभी पता है क्या, नर बलि और मानव बलि और सती प्रथा, ये सब जो है जितने भी प्रथा क्या, और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, ये सभी आपको देखने को मिलता है, उससे पारित हो जाती है। और सती प्रथा, तो जो सतियों को जो जला दिया जाता था, जो जिसके पति मर जाते थे उसको जला दिया जाता था, इस सब प्रथा को क्या किया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा बैन कर दिया जाता है, बंद करवाया जाता है। तो सामाजिक उत्थान की वजह से जो है ये सब काम किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और जब इस तरह का काम किया जाता है तो यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं तो धर्म के प्रति आपको समझ में, जब 1857 की बात कर रहे हैं, अभी तो छोड़ ही दीजिए, अभी जब क्या कहते हैं धर्म के प्रति अंधा है व्यक्ति, तो उस वक्त तो समझ सकते हैं कि क्या होगा। उस वक्त तो उतना शिक्षा का भी अभाव था, उस वक्त तो शिक्षा था भी नहीं, ठीक है, गिने चुने व्यक्तियों के पास शिक्षा था। अभी तो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ जो है अंधभक्ति भी है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि शिक्षा जो उस तरह का शिक्षा मिलता नहीं है जिस तरह का शिक्षा होना चाहिए। तो यहां पर जो है कोई बात नहीं, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। आप देखिए क्या होती है, जब प्रथा चला बंद करवाया जाता है तो इस लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों के जो है एक तरह से जो जितनी भी संस्कृति सभ्यता है इस पे प्रहार किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी वजह से एक घटना घट जाती है, कौन सी, एक मुख्य कारण रह रहा है 1857 की क्रांति में, यह भी एक मुख्य कारण होता है। जब 1857 क्रांति आप लोग पढ़ेंगे विस्तार से, तब वहां पर यह बात पढ़ाया जाता है। और जब घटना घटती है तो महारानी के द्वारा कहा जाता है कि आपको पता है कि एक पत्र भेजती है महारानी, है ना, उद्घोषणा पत्र भेजती है, जिसको कि कैनिंग के द्वारा, इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है। और उसके अंतर्गत जो है अब कहा जाता है कि जितने भी जो प्रथा चल रही है चलने दो, ठीक है, कोई मार रहा है तो मारने दो, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना जो है ना बेवकूफी है। कौन बोल रहा है, अंग्रेज बोल रहा है, मेरे द्वारा नहीं बोल रहा है, अंग्रेज बोल रहा है कि इसको समझाना क्या है, बेवकूफी है। जिस तरह से औरतों को जला रहा है जलाने दो, जो प्रथा कर रहा है, जिस तरह से मिट्टी का पूजा कर रहा है, बांस पर चढ़ रहा है, जहां चढ़ रहा है चढ़ने दो, ठीक है, जिसको जला रहा है जलाने दो, है ना, क्योंकि धर्म के प्रति क्या करना है, एक तरह से उसको टच नहीं करना, यही बात बोल रहा है। और दूसरी बात बोल रहा है कि जो कि गोद, आप देखे होंगे क्या, डलहौजी के शासनकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाया जाता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को जो है मिला लिया जाता है, किसमें, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। बोला जाता है कि जो जिस को गोद लेता है उस प्रथा को भी जो है मान्यता दे दो, छोड़ दो, अभी जो है अब एक तरह से विस्तार नीति मत चलाओ, जो जहां पर है उस तरह से रहने दो, ठीक है। यही सब आपको 1857 के बाद का आप महारानी विक्टोरिया का एक तरह से घोषणा पत्र में देखने को मिलता है। आइए देख लेते हैं यहां पर क्या क्या लाइन लिखा हुआ है। इसने जो है राज्य से हड़प नीति की जो है समाप्त कर दिया और देशी राजकुमारों के जो है अधिकारों को जो है मान्यता प्रदान की। क्या सही बात लिखा हुआ है? बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। क्या आगे प्रश्न है? आगे होगा तो आपको कूट लिखा होगा, देख लेते हैं आगे प्रश्न है कि नहीं है। चलिए कूट यहां पर आपको नीचे में लिखा हुआ है तो हम देखेंगे कि कूट आपको आगे ले लेंगे, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा कूट बनेगा, हम देख लेंगे। इसने जो है आपको राज्य हड़प नीति की जो है समाप्त कर दिया, देशी राज को अभी जस्ट बताया कि राज्य हड़प नीति जो आपको चलाया गया था डलहौजी के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है। और जो किसी को गोद लेने की प्रथा जो लेते हैं किसी भी राजकुमार को, चलो उसको मान्यता दे दो, तो यही बात बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। उसके बाद कानून
का संचालन करते समय जो है भारतीय लोगों के अधिकारों की रीति रिवाजों और प्रथाओं पर जो है विचार किया जाना था। विचार वही किया जाना था जो मान के चले कि चला रहा है, जिस तरह से कानून प्रथा चल रही है, जिस प्रकार से उसमें कोई भी छेड़छाड़ तुमको नहीं करना है, जिस तरह से ये जिंदा रह रहा है, जिसको जहां जला रहा है, जिसको मार रहा है मारने दो, छोड़ दो। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? अंग्रेज बोल रहा है कि कानून संचालन जो करते समय जो है भारतीय लोगों के जो अधिकारों और रीति रिवाजों और प्रथाओं पर जो है विचार किया जाना था। ठीक है, तो किसी प्रकार का छेड़छाड़ मत करो, छोड़ दो। इसने जो है सरकारी सेवाओं में जो है भारतीयों की भागीदारी को जो है प्रतिबंधित कर दिया। यहां प्रतिबंधित नहीं किया, ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ये लाइन गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है वायसराय के जो परिषद अब देखने को मिला, क्या देखने को होता है? कैनिंग जो है अब क्या गवर्नर आपको देखने को, तो भारत का जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल से डायरेक्ट क्या बनते हुए दिखाई पड़ रहा है? वायसराय बनते देखने को मिल रहा है। और जब वायसराय का जो परिषद हुआ करता था उसमें अब धीरे धीरे भारतीयों की भी एंट्री होने लगी है ना। कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि भारतीय वहां पर से जो है त्याग पत्र देता है, तो भारतीयों की भी एंट्री होने लगी। तो प्रारंभ यहाँ खोलता है, दरवाजा खोलता है। इसने जो है सरकारी सेवा में जो है भारतीयों की भागीदारी को जो है एक तरह से ओपन दरवाजा किया। तो यहाँ पर प्रतिबंधित है, तो ये लाइन गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कूट मेरा क्या बनेगा? 1 और 2 क्या है? सही कथन है, जबकि तीसरा क्या है? गलत है। और पूछ क्या रहा है? कथन सत्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कथन सत्य पूछ रहा है। और कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 और 2 कौन सा आंसर होगा? आंसर आपको बनेगा सी नंबर बनेगा आंसर। ठीक है, तो सी नंबर क्या बन रहा है आपको? 1 और 2 दोनों सही है। आगे प्रश्न बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कमेंट बाबू हम देख नहीं पा रहे हैं। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ की आवश्यकता है? चलिए, पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ आपको जो है आज तो भेज नहीं पाए, ठीक है, अगले बार से आपको भेज देंगे, अवश्य भेज देंगे। ठीक है ना। चलिए, रामू कुमार जी हैं, तो रामू कुमार जी ठीक है, आप समझ रहे हैं कि कहाँ के? चलिए, गुरुकुल वाले क्लास में से है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप जो गुरुकुल वाले जो जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, जहां पर कि मैं भी वहां पर जुड़ा हुआ हूं, तो वहां से जो है आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। आज है अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आज बना लेते हैं प्रश्न, है ना। आज आपको भेज नहीं पाए तो आज जो है प्रश्न आपको यहां पर देख लेते हैं। चलिए, 1911, यदि आप बिहार दरोगा या आप बिहार एसएससी किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिएगा तो यही सब प्रश्न पूछा जाता है, सभी यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और मार्केट के जितने भी इंपॉर्टेंट आपको किताब है सभी, या किसी भी टीचर का जहां पर बिहार के पूरी तरह से सभी का करवाएंगे। आते हैं, करवा रहे हैं, करवाएंगे क्या? करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको प्रतिदिन नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जो है कभी कभी ही आपको, आज खाली था क्लास तो इसलिए जो है लाइव यहाँ से क्लास हो रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑफलाइन में तो आपको प्रतिदिन मालूम है कि प्रतिदिन आपको सुबह और शाम चल रहा है सेट। आज आते हैं अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था, है ना। तो यहां पर जो है क्या शामिल, क्या, चलिए चारों ऑप्शन है। ठीक है, हमको लगा कूट में है, तो कूट में नहीं है, यहां पर है 1911 के दिल्ली के दरबार के बारे में बात कर रहा है। तो दिल्ली दरबार के बारे में बात करते हैं, तो दिल्ली दरबार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा होती है, और यहां पर है क्या होता है? बंगाल विभाजन का रद्द हो जाता है। जो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। और भारत की राजधानी को अब कहां परिवर्तन कर दिया जाता है? तो भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से ट्रांसफर करके कहां परिवर्तन करके दिल्ली कर दिया जाता है। और साथ साथ बिहार उड़ीसा को जो है एक साथ रखा सकते हैं कि अलग कर दिया जाता है। बिहार उड़ीसा और बंगाल को अलग कर दिया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से जो है बंगाल बिहार को अलग किया जाता है। आपको कब घोषणा हो रही है? ये घोषणा हो रही है आपको दिल्ली दरबार में ही, है ना। तो यहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन क्या रद्द हो जाएगा। बिल्कुल ये लाइन सही लिखा हुआ है कि आपको बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर देगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में होती है, आपको 1911 का दिल्ली दरबार होता है। और बंगाली भाषी क्षेत्रों को जो है मिलाकर जो है प्रांत बनाना, ठीक है, ये लाइन भी ठीक है। जो बंगला क्षेत्र है तो बंगला क्षेत्र को बंगाली भाषा, और जो हिंदी भाषी प्रदेश हुआ करता था जिसमें कि आपको बिहार और झारखंड और कौन सा ओडिशा, इस सब को जो है सम्मिलित करके अलग कर दिया जाता है। वहीं पर आपको ये भी लाइन सही लिखा हुआ है, बिहार राज्य की जो है स्थापना जिसमें कि ओडिशा भी शामिल था। यही लाइन तो अभी जस्ट बात की है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सभी सही लिखा हुआ है ना, सभी सही लिखा हुआ है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर कौन सा बनेगा? आंसर ऐसे नहीं बनेगा कि आपको सभी टिक मार देंगे। आंसर आपको तो अभी बता रहे हैं ना, तो आंसर क्या बनेगा? आपको इनमें से सभी सही है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो सेवा समिति आ जाते हैं, तो सेवा समिति की स्थापना आपको इलाहाबाद में 1914 ईस्वी में किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। किसके द्वारा? हृदयनाथ कुंजरू, याद रखेंगे, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। कब? 1914 ईस्वी में। और कहां पर? तो आपको इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। और हृदयनाथ कुंजरू के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब पढ़ाए थे आपको फजल अली कमेटी के बारे में, जो भाषाई आधार पर फजल अली कमेटी बनती है, तो यहां पर भी आपको बताए थे, क्या बताए थे
के हृदयनाथ कुंजरू और हृदय के एम पन्नीकर, और कौन सा अध्यक्ष था? तो आपको किसके द्वारा? फैसल अली के द्वारा किया ही जाता है। 3 सदस्य उसमें रहते हैं, तो उसमें से एक नाम आपको हृदयनाथ कुंजरू भी रहते हैं। तो अभी पूछ रहा है कि सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे, इलाहाबाद में। आगे आ जाए, प्रश्न पर आगे आए। बिल्कुल, यहां पर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने किस वार्षिक अधिवेशन में जो स्वराज की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो स्वराज प्राप्ति, आपको पहली बार जो है स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था कहां पर? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आपको कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहां पर अध्यक्षता याद रखेंगे, दादा लिखते थे, समझ में आ जाना चाहिए, दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन, यहां आंसर भी बनेगा कलकत्ता अधिवेशन। क्या है? आपको किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति की आपको मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? या स्वराज पूछे या पूछे कि पहली बार स्वराज का शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया था? किस कांग्रेस में? कांग्रेस अधिवेशन में। तो कांग्रेस अधिवेशन में यहां पर रहेगा कौन सा? तो आपको कलकत्ता अधिवेशन, जो कि आपको 1906 ईस्वी में होती है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया था। हम लोग सभी के बारे में देख लेते हैं कि आपको 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में क्या होता है? लखनऊ में तो यहां पर होता है ये बैठक, और यहां पर किसके द्वारा किया जाता है अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। नाम सुने हैं अंबिका चरण, ये बार बार पूछा जाता है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इनके द्वारा अध्यक्षता। और यहां पर क्या घटना घटती है? यहां पर आपको गरम दल, नरम दल, और उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ साथ आपको कौन सा? मुस्लिम लीग के साथ साथ आपको जो कांग्रेस, सभी का जो बैठक कर सकते हैं, आपको तिलक यानी बेसेंट के सहयोग से किया जाता है। सभी मिलकर यहाँ पर 1916 ईस्वी में देखने को मिलता है। और सूरत आपको यही जो आपको गर्म दल नरम दल है, यहाँ पर विभाजन आपको गर्म दल नरम दल में देखने को मिलता है। गर्म और नरम में क्या होता है? एक तरह से फूट देखने को मिलता है। और यहाँ पर रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। बोस नहीं, घोष, याद रखेंगे, रियास बिहारी आपको घोष, ठीक है। और यदि बात करें यहाँ पर लाहौर, तो लाहौर में क्या? लाहौर तो आप लोग जान ही रहे, लाहौर में यहां पर देखिए स्वराज की है, और यहां पर पूर्ण स्वराज, क्या? पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज का जो कह सकते हैं कि मांग किया था, डिमांड किया था यहां पर लाहौर में, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? JLN, मतलब क्या? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। आंसर तैयार हो रहा है, बिल्कुल तैयार हो रहा है। और आंसर कौन सा बन जाएगा? आपका A नंबर आंसर बनेगा। आगे ले ले, अगला प्रश्न ले ले। और अगला प्रश्न, यही जो बात की है, अगला प्रश्न वहीं से तैयार होगा मेरा, ठीक है। देख ले कैसे तैयार होता है, अभी जस्ट बात की है, यहाँ पर आइए देखिए, उसी से प्रश्न आपका तैयार होता है। और पूछ क्या रहा है, यहाँ प्रश्न को देख लेते हैं आपको, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको प्रावधान है कि जो कि लखनऊ समझौता के अंतर्गत नहीं था? तो लखनऊ समझौता के अंतर्गत अभी जस्ट बात की कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर होती है? तो लखनऊ में ही होती है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये तो आपको लिखा हुआ ही है। और किसके द्वारा अध्यक्षता किया जाता है? तो अभी जस्ट बात किए थे, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। और नरम दल, गरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी आपको एक साथ तिलक और एनिवेशन के सहयोग से यहाँ पर बैठक होती है। ये तो बैठक थी। और यहाँ पर जो है दोनों की बातों को स्वीकार कर लेता है। बैठक कब होगी? मतभेद खत्म कब होगा? जब दोनों की बातों को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। और यही इसी के अंतर्गत जो है आपको मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है ना। ठुकराता नहीं है, क्या करता है? स्वीकार नहीं करता। ये आपका गलत लाइन लिखा हुआ है। और क्या पूछ रहा है? अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल आपको यही देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ए जो है आपको आंसर तो यही बन जाएगा, तब आंसर यही बन जाएगा, है ना, कि कौन सा होगा? शामिल नहीं होगा, स्वीकार नहीं, स्वीकार कर लिया जाता है। और अगला पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं कि कौन, हाँ सही लिखा हुआ है। कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग की, मुसलमानों की जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को जो है, ये इसकी मांग को स्वीकार किया, ये इसकी मांग को स्वीकार कर दिया, दोनों की मांग को स्वीकार। और केंद्रीय व्यवस्था में आपको सभा में कुल निर्वाचित, आधा ही लिखा हुआ है, कुल निर्वाचित आपको क्या लिखा हुआ है? आगे देखते हैं, प्रश्न आपका होगा, पूरा प्रश्न होगा आपको। चलिए यहाँ पर आपके लिए पूरा प्रश्न है लिखा हुआ। चलिए यहाँ पर आपके लिए पूरा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर है, आपको ये तो समझ चुके होंगे, लाइन आपको बता चुके हैं। आपको कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया, ये भी लाइन लिखा हुआ। और उसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में जो कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का जो है 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया, ये भी बिल्कुल सही लाइन लिखा हुआ। मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक आपको चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई, तो ये भी बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें कौन सा बात गलत लिखा हुआ है? तो गलत आपको एक ही लाइन लिखा हुआ था, ये लाइन लिखा हुआ था गलत है। आंसर कौन सा बन जाएगा? 10 का आंसर बनेगा, आपको 1 नंबर बनेगा आंसर। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला पाथेर आपको डाबी उपन्यास संबंधित किससे है? पाथेर डाबी, नाम बहुत बार सुने होंगे, पाथेर डाबी का नाम नहीं सुने हैं? पाथेर डाबी का, तो पाथेर डाबी जो आपको देखने को मिलता है, ये उपन्यास आपको देखने को मिलता है किनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है? तो ये उपन्यास लिखा गया है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नाम सुने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का? जल्दी से आंसर बनेंगे, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय यहाँ पर आंसर बनेगा। कौन सा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बात करेंगे सचिंद्र सान्याल के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो यहाँ पर बंदी जीवन। कौन सा
बंदी और जीवन। कौन सा? बंदी और जीवन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंदी और जीवन। ठीक है, बंदी जीवन। दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली में क्या, लड़की को बंदी, लड़का को बंदा बोला जाता है ना, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। और उसी संबंध में आपको सचिंद्र सन्याल ले लेना है कि सचिंद्र सन्याल के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया, और इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है आपको बंदी जीवन, है ना। क्या नाम है आपको? बंदी जीवन नाम है। और वहीं पर बात करते हैं, ये तो आपको आंसर बन ही चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो प्रमुख उपन्यास लिखा गया है, कौन सा? जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। आनंद मठ। आनंद मठ। और आनंद मठ में ही आपको देखने को मिलता है क्या? वंदे मातरम जो है लाइन आप लोग पढ़ते होंगे, वंदे मातरम, है ना, सुजलाम सुफलाम। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है कहां पर? आनंद मठ में लिखा गया है। और आनंद मठ किसकी रचना है? आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की। वहीं पर बात करें कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो सबसे प्रमुख रचना कौन सी? गीतांजलि, जिनके द्वारा, जिनके लिए इनको मिलता है कौन सा नोबेल प्राइज मिलता है? 1913 ईस्वी में। तो गीतांजलि साहित्य के लिए मिलता है। और किस पुस्तक के लिए? तो यही गीतांजलि। और साथ साथ याद रखेंगे कौन सा? आपको गोड़ा याद रखेंगे। गोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, घोड़ा लिख रहा है। एक दिन लिखा रहे थे गोड़ा, तो लड़का सब लिख दिया घोड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या आपके लिए इसलिए लिख दिया गोड़ा। ठीक है, गोड़ा काला जो बोलते थे, गोड़ा आपको उपन्यास है ना। उसके बाद वहीं पर यदि बात करते हैं अगला, यदि बात करें कि अगला कौन सा, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा इनके द्वारा लिखा गया है। पोस्ट ऑफिस लिखा गया, डाकघर लिख सकते हैं, डाकघर, डाकघर। और डाकघर के साथ साथ जो है आप लिख सकते हैं कौन सा? काबुली वाला। एक कहानी इनका पूछा गया, बार बार आपको बिहार दरोगा में पूछा जाता है, काबुली वाला। काबुली वाला किनके द्वारा? तो काबुली वाला आपके ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक और इसके द्वारा लिख लीजिएगा, चोखेर वाली। कौन सा? चोखेर। ये आपको क्या कहते हैं? बंगाली है, चोखेर वाली। ठीक है, तो चोखेर वाली। ठीक है, तो चोखेर वाली जो है आपको ध्यान रखेंगे, चोखेर वाली भी किनकी रचना है? आपको रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो डाकघर, काबुली वाला, गीतांजलि, गोड़ा, उसके बाद चोखेर वाली, ये सभी आपको रचना है देखने को मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर की। सचिन सन्याल आपको बंदी जीवन, आपको शरदचंद्र चट्टोपाध्याय पाथेर डाबी उपन्यास आपको सभी लिखवा दिए हैं, जो कि आपको ऑप्शन में है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला आपके लिए कौन सा ऑप्शन है कि प्रश्न है ना। पहले तो प्रश्न, उसके बाद तो ऑप्शन, है ना। चलिए, यहाँ पर जो है आपके लिए ध्यान रखना है कि 12वां नंबर का प्रश्न जो है आपको, चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर जो है पुलिस से मुठभेड़ में जो है, पुलिस मुठभेड़ करने में आपको शहीद हो जाते हैं? तो सीधी सी बात है कि पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। और इनका एक कथन था कि हम अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होंगे, है ना, मर जाएंगे, अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होंगे। इसलिए जो है इसका नाम ही है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आजाद जिए आजाद मरे। ठीक है, तो ये जो है इनको जो है कहा ऐसा जाता है कि कुछ भारतीयों के द्वारा ही जो है गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी जाती है कि ये जो है आपको किस पार्क में है? अल्फ्रेड पार्क में है, जो कि आपको इलाहाबाद में है। 27 फरवरी 1931 की घटना है। कब की घटना? आपको यहाँ पर देखिए, दो आपको लिख दिया है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क। तो यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे 1931। और 1931 में कब? 27 फरवरी 1931 ईस्वी को मुठभेड़ होती है। और जब इनके पास अंतिम गोली रहता है तो ये हो जाते हैं, अपना गोली जो है खुद मार लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद की हो जाती है, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और अब जो है इस पार्क का नाम जो है परिवर्तन करके किसके नाम पर रख दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। जो अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखेंगे क्या कर दिया गया है? तो आपको चंद्रशेखर आजाद पार्क ही कर दिया गया है। आ जाता है अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो है आपको भारत के क्या पूछ रहा है? भारत के पहले आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रश्न पढ़ने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कितना स्कोर अच्छा माना जाएगा सर इस टेस्ट, इस सेट में? आपको इस सेट की बात नहीं करते हैं, प्रत्येक दिन की बात करते हैं। अभी हम पीटी की बात करेंगे। पीटी जो यदि आप पास करना चाहते हैं तो पीटी पास करने के लिए आपको आसान सा है, 70 प्लस आपको सभी में रखना होगा। प्रतिदिन जब सेट बनाते हैं तो जब यहां पर आप 70 प्लस रखिएगा तो आपको जो है यहां से ज्यादा नंबर आएगा। कहां पर? परीक्षा में, क्योंकि वहां पर जो है करंट अफेयर्स थोड़ा सा और आपको बढ़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर पूछा जाएगा तो वहां पर करंट अफेयर्स आपको और बढ़ेगा। तो 70 प्लस आपको सभी सेट में। हो सकता है कि आपको कभी कभी जो आपको करवा देंगे कि पूरी तरह से फैक्ट पूछा जाता है, कभी कभी जो है भाषा, लेकिन भाषा वाला जो है आप लोगों को प्रश्न अच्छे से करवाते हैं, क्योंकि भाषा वाला प्रश्न समझना होता है, जबकि फैक्ट तो केवल रटना होता है। फैक्ट तो आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 प्लस सभी में रहना चाहिए आपको। केवल अभी पीटी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बातचीत नहीं कर पा रहे हैं कमेंट पर, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, तो गुस्सा नहीं आया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तकलीफ नहीं मानना है कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट लेंगे, बीच बीच में कमेंट लेंगे। यहां पर आते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा प्रश्न रहता है। आपको 85 प्रश्न है जीएस का, सभी पर प्रश्न पर ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। ज्यादा बात करेंगे तो 3 से 4 घंटा चल जाएगा। कोशिश करते हैं कि 1.5 घंटा में कम से कम इसको समाप्त करने का। आ जाते हैं अगले प्रश्न, बात करते हैं कि आपको भारत के पहले वित्त आयोग
सभी आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं आपको थोड़े बताना पड़ेगा, आप लोग सभी कोई जान रहे होंगे, सिर्फ आपका चाहे रिवीजन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम है, समय बचा हुआ है कम, तो एग्जाम सभी आप देखिए यहाँ पर आसान है ना कि भारत के पहले आपको वित्त आयोग, ऐसा थोड़े कि नहीं जानते होंगे, जानते होंगे कि आपको क्या है केसी, आपको क्या है नियोगी है, कहां पर पंत पे मान रहे थे, केसी आपको नियोगी है, ठीक है, तो आपको 1951 ईस्वी में केसी नियोगी मार बने थे। और उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपको कौन है, आपको एनके सिंह है, कब तक 26, आपको कब तक कर सकते हैं 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक कौन है आपको एनके सिंह है। और ये जो आपको 15वें है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 15वें है आपको, लेकिन घोषणा हो चुकी है, अगला 16वां का घोषणा हो चुका है, 16वां जो है कौन बनेंगे आपको अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, तो याद रखेंगे 16वां, आपको क्रम याद रखेंगे, पहला आपको लिखा हुआ है और अंतिम जो लेटेस्ट होता है उनका आप क्रम याद रखेंगे, तो 16वां। और इनका जो कार्यकाल होगा 26 से लेकर कब तक होगा, 31 तक होगा, 5-5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे अरविंद पनगड़िया अगला बनेंगे। तो भारत के पहले वित्त आयोग आपको समझ में आ चुका होगा कि आंसर बनेगा कौन सा, केसी आपको नियोगी बनेगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, यहां पर क्या है कि आपको आयोग और क्या है, सभी वर्ष पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष में कौन सा है। वैसे आपको बता देते हैं केंद्र राज्य संबंधों जो गठित आपको आयोग है, देखिए सभी लगभग केंद्र राज्य संबंध है, एक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को छोड़ दिया, ये प्रशासन से संबंधित है, सभी जो है आपको आयोग पूछ रहा है, और आयोग जो पूछ रहा है यहाँ पर कूट में पूछ रहा है, ठीक है। और जब कूट में पूछ रहा है तो प्रश्न को अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले हम लोग को मिलाते हैं सरकारी आयोग, आप लोग को पढ़ा चुका है कब आती है सरकार, केंद्र राज्य संबंध जो है आपको 1983 यहाँ पर मिलाएंगे, ऐसे से बनाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि दोबारा हमको पढ़ना ना पड़े। राजमन्नार आपको समिति, और राजमन्नार समिति से पहले आपको एक साथ याद रखना होगा सरकारी आयोग, और सरकारी आयोग के जो है एक तरह से जांच करने के लिए आपको बाद में जो है तैयार की जाती है, आपको कब 2007 में आपको पुंछी आयोग होती है। और राजमन्नार बात करते हैं आपको, राजमन्नार यहाँ पर सबसे जो आपको देखने को मिलता है कौन सा, सबसे आपको कौन सा यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध में आपको 1969 में राजमन्नार समिति आती है, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आदि बात करती है आपको 1966 में। अब मिलाते हैं कौन सा बनेगा, तो हम लोगों का जो है सरकारी आयोग बनेगा 1983, एक का आपको सी लेते हैं, एक का सी हम लोगों को दो गो के पास है, तो आपका ए और बी पूरी तरह से काट देंगे। आते हैं एक का आपको क्या है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका राजमन्नार समिति, आपको एक का क्या बन रहा है, डी बन रहा है, दो का क्या बन रहा है, डी बन रहा है, तो दो का डी देखेंगे कौन सा बन रहा है, दो का डी यहाँ पर भी है, दो का डी यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग 2007 में, तो आपको तीन का क्या बन रहा है, तीन का आपको दो बन रहा है, तो तीन का आपको जो बन रहा है क्या बन रहा है, दो बन रहा है, ये सही है, ये गलत है, तो आंसर बन जाएगा आपका सी बन रहेगा आंसर। और चार का आपका आंसर पहले ही बता चुके कि 66 होगा। आ जाए अगले प्रश्न पर बात करें, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, यदि 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले, जो भी पहले हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। और संघ लोक सेवा आयोग पूछा, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर कौन है, जल्दी से बता सकते हैं, डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है, कौन है आपको, अजय कुमार। प्रीति सूदन हट चुका है, अजय कुमार यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रीति सूदन के स्थान पर कौन बनते हैं आपको अजय कुमार बनते हैं, तो वर्तमान में कौन है, अजय कुमार है। आगे आ जाते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, चलिए यहीं पर प्रश्न है आपके लिए है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, कौन सा आपको निकाय जो है गैर संवैधानिक निकाय है। और देखिए गैर संवैधानिक निकाय आपको जब भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ाते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं 3 प्रकार की संस्थाएं होती है, संवैधानिक संस्थाएं होती है, गैर संवैधानिक संस्थाएं होती है और असंवैधानिक संस्थाएं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या, संवैधिक, चलिए संवैधिक से पहले आपको संवैधानिक बात करते हैं। अरे यार, संवैधानिक है ना, 3 प्रकार की संस्था, जल्दी से, यहाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, रुकेंगे। संवैधानिक संस्था होती है, उसके बाद क्या होती है, असंवैधानिक संस्था होती है, असंवैधानिक संस्था होती है। और उसके बाद हम लोग को देखते हैं क्या, तीसरा जो आपको संस्था देखने को मिलती है, तीसरा संस्था क्या होती है, यहाँ पर तीसरा हम यहाँ पर नीचे में लिख रहे हैं, तीसरा जो आपको संस्था देखने को मिलता है गैर संवैधानिक संस्था, क्या होती है आपको, गैर संवैधानिक, ठीक है, गैर संवैधानिक। इसको गैर संवैधानिक या आपको, चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए संवैधानिक किसको होता है, जिसका उल्लेख जो है आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल में, ART लिख दे शॉर्ट में, जहां जिसका उल्लेख, पूरा पढ़ते हैं आप समझिएगा, क्योंकि बता चुके हैं, समझा चुके हैं, यहां पर जो है पूरी तरह से बात नहीं कर सकते, शॉर्ट में बात करेंगे, जिससे कि आपको केवल समझ में आए और प्रश्न आपका तैयार हो। आप यहां पर देख लेते हैं क्या होगा, यहां पर जिसका उल्लेख क्या होना चाहिए,
जिसका उल्लेख जो है आपको आर्टिकल में होना चाहिए, जिसका उल्लेख आपको आर्टिकल में होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में हो सकता है कि आपको, जैसे आपको यदि बात करें कि आपको 324 क्या है, निर्वाचन है ना, निर्वाचन से संबंधित 280 क्या है, वित्त आयोग है, ठीक है। इस तरह का जितना भी आपको जो कि संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन है और आर्टिकल में वर्णन है, वह आपको संवैधानिक प्रकार की संस्थाएं होगी। कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था होगी। उसके बाद असंवैधानिक संस्था क्या होगी? जिसका किसी प्रकार भारत सरकार के सीधी सी आ जाते हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध कार्य करती है, वैसी संस्था जो कि भारत सरकार के विरुद्ध कार्य करती है, जैसे शेर बब्बर, ठीक है, ठीक है, बब्बर होगा वो आधा, ऐसा कुछ संगठन चला लिया जाता है, जैसे कि अलगाववादी नेता सब होते हैं, अलगाववादी नेता सब होते हैं, अलगाववादी नेता के अंतर्गत जो संस्था तैयार की जाती है जो कि भारत के विरुद्ध काम करती है, वैसी वैसी कुछ कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे कि खालिस्तान के द्वारा देखते होंगे बोला जाता है क्या, हम मेरा जो है अलग कर दो, भारत से अलग कर दो, खालिस्तान बना दो, ठीक है। कुछ पूर्वी भारत में देखने को मिलता है, कुछ कुछ बोलता है क्या है कि हमको अलग कर दो, ठीक है, मणिपुर वाला अलग कर, नागा मांग करता है अलग कर दो, तो कुछ कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो कि भारत सरकार के विरुद्ध काम करती है। तो या संविधान के कह सकते हैं, भारत सरकार के नहीं कह सकते हैं, आप संविधान के कह सकते हैं कि संविधान के विरुद्ध वैसी संस्था जो काम करती है उसको असंवैधानिक संस्था बोला जाता है। तो गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है, यहां पर समझने वाली बात है कि गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है। गैर संवैधानिक संस्था ये भी दो प्रकार की होती है, यहां पर तो एक ही प्रकार का लिखा है लेकिन हम आपको दो प्रकार का बता रहे हैं। ये एक होती है सांविधिक संस्था होती है, क्या होती है, एक सांविधिक, एक होती है क्या होती है गैर संवैधानिक में, एक होती है आपको कार्यकारी संस्था, जिसको एग्जीक्यूटिव संस्था बोला जाता है। क्या होती है, कार्यकारी। अब गैर संवैधानिक संस्था तो या तो सांविधिक किसको बोलेंगे, सांविधिक जिसको जिसका की निर्माण संसद के द्वारा होता हो, जिसका निर्माण संसद के द्वारा होता होगा, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका संसद के द्वारा नियम, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो है मोहर लगाया जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा यहाँ पर 1993 ईस्वी में इसका गठन होता है। 1993 ईस्वी में आपको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य सूचना आयोग या सूचना आयोग पर कह सकते हैं कि 2005 में आता है। तो 2005 में यह भी संसद के द्वारा नियम कानून से पास किया जाता है। तो नियम कानून से ये दोनों जो नियम कानून से उसको सांविधिक संस्था कहते हैं, और इसी का भाग है गैर संवैधानिक, ठीक है, इसी से बन रहा है। यहाँ तो एक लाइन हम अंदर तोड़ दिए हैं, यदि पूछे कि कार्यकारी, तो ये आपको इसी का गैर संवैधानिक का ही भाग है, जो कि आपको कार्यकारी इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है क्या, योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग तो वर्तमान में अब है नहीं, इसके स्थान पर क्या है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे तो आपको क्या है, ये आपको कार्यकारी है, और कार्यकारी किसका भाग है, आपको गैर संवैधानिक का भाग है। लेकिन ये आती कैसे है, ये राष्ट्रपति के सलाह या कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के आदेश पे आता है। मंत्रिपरिषद याद रहेगा कि राष्ट्रपति के आदेश से, और इसको बोलते हैं कार्यकारी बोलते हैं। और ये तीनों प्रकार का संस्था जो है, सभी संस्था आपको देखने को मिलता है। क्या देखिए, ये भी संस्था आपको गैर संवैधानिक संस्था आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सभी आंसर होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तब आप बाद में पूछिएगा, ऑफलाइन में पूछिएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न नंबर जल्दी से आ जाता है कि नंबर आपका कितना हो चुका है, 16 नंबर हो चुका है। अब आते हैं किसके बारे में, 17 नंबर पर बात करते हैं। और 17 नंबर में देखिए कि वरीयता का क्रम आपको दिया गया है। तो वरीयता का क्रम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो नंबर 1 पर कौन सा है, तो राष्ट्रपति। सबसे नंबर 1 पर कौन सा आएगा, नंबर 1 पर राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, उपराष्ट्रपति। और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, प्रधानमंत्री आएगा। ठीक है, यहां पर तो है, यहां तक आपको उसके बाद पूछा है। सबसे नंबर 1 पर कौन सा, अरे कहां गया पेन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कौन सा आपको उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बाद कौन सा आपको प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री ये तो आपको अब दिया ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन कौन सा बनेगा उपराष्ट्रपति। अब देखिए पूर्व वाला दिया है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री के बाद क्या देखने को मिलता है आपको, राज्यपाल। प्रधानमंत्री के बाद क्या देखने को मिलता है, राज्यपाल। राज्यपाल यदि वरीयता का काम क्या देखने को मिलता है, राज्यपाल के बाद क्या देखने को मिलता है आपको, पूर्व राष्ट्रपति। क्या देखने को मिलता है आपको, पूर्व राष्ट्रपति। जिंदा रहेंगे तब, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिंदा रहेंगे तब आपको पूर्व राष्ट्रपति। और उसके बाद यदि बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बाद आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको, उप प्रधानमंत्री। यदि जिंदा है तो उप प्रधानमंत्री। क्या रहेंगे, उप प्रधानमंत्री। अभी भी है एक उप प्रधानमंत्री, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री के बाद कौन होंगे आपको, मुख्य न्यायाधीश। कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश। ये 6 का ए और 6 का बी कह सकते हैं, इसी का भाग है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आप अक्षर नहीं देखना, आपको बनाना है। ठीक है, यहां पर आप देखना है, क्या देखना है, अब देखिए मिलाना है कि आपको कौन सा में मिलेगा। प्रधानमंत्री के बाद आपको उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति। गलत लिख दिया, प्रधानमंत्री के बाद क्या,
आपको पूर्व राष्ट्रपति, चलिए ठीक है, भारत के आपको क्या देखने को मिलता है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद उप प्रधानमंत्री। यहीं पर आपको गलत क्रम कर दिया है ना, उप प्रधानमंत्री आपको किसके बाद कर दिया है, मुख्य न्यायाधीश के आपको कर दिया है, पहले का बाद कर दिया है, ये आपको लाइन नहीं बनेगा। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बाद देखिए उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति ठीक है, और अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, तो अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति से पहले आपको राज्यों के राज्यपाल जगह थी, ये भी लाइन गलत है। उसके बाद प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद आपको कौन सा होगा, आपको पूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लिखा हुआ प्रधानमंत्री, आपको पूर्व राष्ट्रपति ठीक है, और उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चलिए इसके बाद आपको नीचे बनेगा कि आपको मुख्यमंत्री भी लिखिए देते हैं, इसके बाद आपको मुख्यमंत्री, यहां पर जो है आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के बाद मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब है सी नंबर आपका क्या बन रहा है, सही है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, सी नंबर आंसर सही जा रहा है। आप ये क्रम याद रखेंगे, जब तक क्रम आपके पास याद नहीं रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं कि नंबर 1 पर कौन, नंबर 2 पर कौन, नंबर 3 पर कौन सा आ रहा है। चलें आगे आ जाए, क्या ठीक है, आप बात कर सकते हैं कि हाँ सही आपके लिए बेहतर है या नहीं है, बताइए ना सर, क्या बताएं बाबू, सूरज कुमार जी क्या लिखे है, कितना, तो आपको तो बता दिए कितना स्कोर इस सेट में, तो आपको 70 प्लस रखते हैं, काफी अच्छा है। ठीक है, 70 प्लस आपको बार बार रखना पड़ेगा, बता चुके हैं आपको। ठीक है, आप बने हुए रहिएगा, आपके लिए बात कर चुके हैं, है ना। लेकिन 70 प्लस जब भी आपको एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जब आप ये बात बोले तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आपको 70 ऐसा नहीं कि केवल इस सेट में 70, यदि सेट बना रहे हैं तो आपको प्रत्येक दिन 70 आना चाहिए, 70 से कम नहीं आना चाहिए, सब प्रत्येक दिन 70 आना चाहिए। 70 से नीचे आ रहा है किसी भी सेट में, 70 से नीचे आ रहा है तब वहां पर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो 70 प्लस सभी सेट में आना चाहिए, किसी भी प्रकार का आप हो, आसान सेट हो, कठिन सेट हो, कुछ भी हो, 70 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, 70 से जितना आप आगे जा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये केवल हम पीटी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं किस अधिनियम के तहत जो है बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया। चलिए इससे पहले भी एक प्रश्न है ना, यहां पर आपके लिए प्रश्न है कि किस योजना के आधार पर जो है, चलिए प्रश्न आप लोगों का कभी कभी छूट जाता है, बातचीत करने के अंतर्गत जो है प्रश्न छूट जाता है, नंबर क्रम ध्यान रखें, आगे नंबर रखे हैं। आपको किस योजना के आधार पर जो है ब्रिटिश संसद ने जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया है, तो आपको आइए भारत की जो स्वतंत्रता विधेयक है ना, तो भारत की स्वतंत्रता विधेयक आपको क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है यहाँ पर भेजा जाता है, किसको, माउंटबेटन योजना को भेजा जाता है, कब, 3 जून आपको 1947 को, और उसके बाद क्या कहता है, वो 3 जून 1947 को भेजा जाता है, और इसके साथ जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के जो है पारित कर दिया जाता है, और जो 18 जुलाई के पेश किया जाता है, 4 जुलाई को पेश किया जाता है, और 18 जुलाई को क्या होती है, पारित कर दिया जाता है। तो ये आपको माउंटबेटन योजना, सीधी सी बात है कि माउंटबेटन योजना आपको भारत की स्वतंत्रता को लेकर ही आता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आपको पता है, बेबेल योजना और कैबिनेट मिशन, सभी हम लोग कम से कम डेट आपको याद रहना चाहिए। बेबेल योजना यदि बात करें तो 1945 ईस्वी में आपको बेबेल योजना, यदि बात करें कैबिनेट मिशन कब आती है, कैबिनेट मिशन कब आती है, 1946 में आती है कैबिनेट मिशन, और क्रिप्स मिशन यदि पूछे कि क्रिप्स मिशन कब आती है तो 1942 में आती है। क्रिप्स मिशन कब आती है, 1942। अभी शॉर्ट में बात करते हैं, अभी आंसर आपका बन रहा था कौन सा, माउंटबेटन, तो माउंटबेटन पर ही रहते हैं। ठीक है, आगे ले ले, अगला प्रश्न ले ले, कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, किस अधिनियम के तहत जो है आपको बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा से जो है भारत को अलग कर दिया गया था, कब अलग कर दिया गया था, ये आपको बता चुके हैं कि 1935 अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत से जो है बर्मा को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। और 1935 का तो अधिनियम रहा था, 1935 अधिनियम भारत शासन अधिनियम से जो है अलग किया था, लेकिन अलग होता कब है, तो अलग होता है 1937 ईस्वी में, जो है आधिकारिक तौर पर जो है 1937 ईस्वी में जो है आपको अलग होता है। आधिकारिक लिख दीजिएगा, आधिकारिक तौर पर आपको कब देखने को होता है, 1937 ईस्वी में जो है पूर्णतः आपको ये अलग हो जाता है बर्मा। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यहां पर आपको एक प्रश्न करवा देते हैं कि जब 1937 ईस्वी में ये अलग हो रहा है तो भारत में कभी न कभी तो सम्मिलित हुआ होगा, तो सम्मिलित कब होता है, ये प्रश्न आप बना चुके हैं ना, आंसर तो आपका बन चुका है। यहां पर आ जाते हैं, एक प्रश्न आपको और ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं कि ये भारत में बर्मा को सम्मिलित कब किया गया था, तो मिलाया कब गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ब्रिटिश साम्राज्य में आपको 1885 से आपको देखने को मिल रहा है कि 88 के बीच में देखने को मिलता है, एक युद्ध होता है, आंग्ल बर्मा युद्ध, नाम सुने हैं, आंग्ल बर्मा युद्ध। और आंग्ल बर्मा युद्ध जो होती है, और यह 50 कब किसका शासन रहता है, डफरिन का शासन रहता है, और डफरिन के शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और यहीं पर जो है इसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया जाता है, पूर्णतः मिला लिया जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में, तो डफरिन के शासनकाल में, ये भी प्रश्न आपको आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे कि डफरिन के शासनकाल में और आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। और यहां पर यह प्रश्न था कि कब मिलाया गया था, यहां पर डफरिन के शासनकाल पूर्णतः मिला लिया जाता है। और 1835 बोलते हैं, 1935 में जो है आपको
भारत शासन अधिनियम के तहत जो इसको अलग कर दिया जाता है, बोला जाता है कि इसको छोड़ दो, अलग कर दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं, यहीं पर प्रश्न है कि आपको अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं कि अस्थायी अध्यक्ष भारत, आपको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष आपको पता है कि आपको वरिष्ठता के आधार पर जो है किसको बना दिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष जो किसको बना दिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो आसान सा प्रश्न है। आगे आ जाते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चैलेंजर आपको क्या कहते हैं? डॉल्फिन। चैलेंजर एवं डॉल्फिन जो है कटक, नाम सुने हुए कटक का, ये कटक उड़ीसा वाला कटक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कटक है। और कटक कहां पर ये तैयार होती है? कटक जो है, मान लेते हैं कि आपका ये समुद्र है, ठीक है, मान लिए कि ये समुद्र है और समुद्र में क्या है? आपका जल है। क्या है समुद्र में? समुद्र में आपको क्या है? जल है, ठीक है। ले लेते हैं किस तरह का जल ले ले, चलिए, दिखाई पड़ रहा है मैप में? नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए। ये मान लेते हैं कि जल है, यहां तक जो है आपको जल है, जल है, ये वाला भाग पूरी तरह से ये समुद्र है ना। और समुद्र के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाया क्या होगा कि समुद्र के अंतर्गत भी जो है आपको क्या है? पर्वत पहाड़ है, ठीक है, पर्वत पहाड़ है, ठीक है। ये जो आपको पर्वत पहाड़ देखने को मिलता है ये समुद्र के अंतर्गत है ना। तो समुद्र के अंतर्गत जो आपको अंदर में जो पहाड़ देखने को मिलता है इसी को बोला जाता है कटक देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कटक का जो निर्माण हो रहा है ये एस आकार का कटक बन रहा है। किस प्रकार का कटक बन रहा है? हम आप बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, यहां से ऐसे करके आपको एस आकार का ये कटक बन रहा है। और ये एस आकार का जो कटक है जब ऊपर से इमेज लिया जाता है, ऊपर से इमेज ले रहे हैं, ये आप आगे मत देखिए, ऊपर से देखिए कि ऊपर से जब इमेज लेते हैं तो ये एस आकार का देखने को मिलता है। तो एस आकार का जो ये इमेज यहां पर इसको इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से, और आपको बेहतरीन लगेगा। इस तरह का आपको एस आकार का लगेगा, ठीक है। ये एस आकार का जो इमेज आपको लिया गया है इसी में है आपको चैलेंजर और डॉल्फिन जो आपको देखने को मिलता है। चैलेंजर और डॉल्फिन ये कहां पर? तो कटक, सीधी सी बात, तैयार होती है कहां पर? तो आपको समुद्र में। और एस आकार का जो कटक आप लोग पढ़े होंगे कि एस आकार का आपको समुद्र पढ़ा दिया जाता है। क्या पढ़ा दिया जाता है कि एस आकार का कौन सा समुद्र है? तो अटलांटिक। आप यही पढ़े हैं कि एस आकार का जो है समुद्र का आकार, आकृति कौन सा है? तो एस आकार जो बन रही है, क्यों बन रही है? विस्तारित हो रही है। क्या हो रही है? विस्तारित हो रही है, दोनों तरफ विस्तारित हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से जो है आपको अटलांटिक जो है आपको एस आकार का बन रहा है, क्योंकि कटक इसमें है एस आकार का, ठीक है। यहां पूरी तरह से आपको देखने को मिलता है उत्तरी दक्षिणी, आपको अटलांटिक में एस आकार देखने को मिलता है, ठीक है। आपको ये कहां पर? डॉल्फिन, इसलिए चैलेंजर और ये डॉल्फिन जो कटक है ये कहां पर? अटलांटिक में बनेगा, ठीक है। अटलांटिक में ये कटक तैयार होती है। आगे आगे आते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको अफ्रीका पर आपको एटलस पर्वत का विस्तार पूछ रहा है कि आपको एटलस पर्वत का जो विस्तार देखने को मिलता है, एटलस पर्वत का विस्तार कहां पर देखने को मिलता है? तो एटलस पर्वत आप देखिएगा कहां पर देखने को मिलता है? अफ्रीका आ जाइए, मान लिया ये अफ्रीका है, ठीक है। और ये तो आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्थ इधर है, आपको साउथ इधर है, आपको ईस्ट इधर है, इधर क्या है? आपको वेस्ट है। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब पूछ रहा है कि अब देखिए अफ्रीका जो है आपको एटलस पर्वत जो है विस्तार कहां पर है? तो सबसे पहले तो हमको ये होनी चाहिए कि एटलस है कहां, तब ना आपको जानकारी होगी कि एटलस कहां पर बनेगा। तो एटलस आपको कहां पर है? ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एक छोटा सा देश मोरक्को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मोरक्को देखने को मिलेगा। और मोरक्को से जो है ये विस्तार आपको ट्यूनीशिया तक जाता है। मोरक्को, और मोरक्को के साथ साथ जो है अल्जीरिया, और अल्जीरिया के साथ जो है आप देखिएगा, अपना मैप देखिएगा, ट्यूनीशिया तक जाती है। ये आपको कहां तक जाती है? ट्यूनीशिया आपको देखने को मिलेगा, तो ट्यूनीशिया तक जाती है। कहां से? मोरक्को। देखिएगा यहां पर लिख देते हैं मोरक्को, मोरक्को के साथ अल्जीरिया, अल्जीरिया में ये आपको देखने को मिलेगा पर्वत का विस्तार। और उसके बाद कहां पर? ट्यूनीशिया में देखने को मिलेगा, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस इसकी राजधानी है, ट्यूनीशिया। चलिए आपको ये तीन देश जो है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, अफ्रीका के एक देश है, आपको इस जगह देखने को मिलेगा, इस भाग में देखने को। अब देखिए ये भाग जो है कहां बन रहा है, हम जहां पर बनेगा वहां पर हम लोग ये मैप तैयार कर देते हैं। ये ऊपर वाला क्या हो रहा है? ऊपर वाला क्या हो रहा है? ये नॉर्थ है, ठीक है। ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। एकदम रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे। और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे आप बताइए? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? नॉर्थ और क्या? वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ, नॉर्थ और क्या? वेस्ट का भाग बोलेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट आप देखिए, ये पर्वत आपको जो देखने को होता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और क्या? वेस्ट, पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा। यही मेरा आंसर बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा आंसर। लेकिन ये कब बनेगा? ये ऐसे नहीं बनेगा, रट लीजिए,
कितना भी कहाँ रट लीजिएगा, कितने कितने पर्वत को रट लीजिएगा, दुनिया में बहुत सारा पर्वत है, उसका आपको लोकेशन याद होनी चाहिए कि लोकेट कहां पर करती है। जब लोकेट आपसे बन जाएगा तब आपसे ये प्रश्न बनेगा। लोकेशन आपको याद नहीं है तो लोकेशन नहीं है तो आपसे प्रश्न नहीं बन सकता है। प्रश्न आसान है, ऐसा थोड़ा कि इसमें प्रश्न में कठिनाई है कुछ भी, लेकिन ये लोकेशन आपको याद होना चाहिए। तो आसानी है, आसान है प्रश्न तैयार करना, लेकिन लोकेशन आपको याद नहीं है कि पर्वत है कहां पर, एटलस पर्वत है कहां पर। तो एटलस जो आपको देखने को मिलता है उत्तर पश्चिम में, कहां पर, अफ्रीका में। ये तो आपको लाइन लिखा हुआ ही है। चले तैयार है बिल्कुल। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो बताइए। चलिए कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रजेश कुमार यादव जी कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं? आपका कमेंट हम देख नहीं पाए, थोड़ा सा कमेंट आपका ले लेते हैं। ठीक है, क्या है कमेंट? सिर्फ है लिखे हैं, क्या है लिखे हैं? अरे ब्रजेश कुमार क्या लिखे हैं? है केवल लिखे हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप प्रश्न तैयार करना चाह रहे हैं साथ साथ करते रहिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हैं आपके लिए लाइव है, और लाइव है तो साथ साथ जो है आप बनाने का प्रयास करिएगा। चले अगले प्रश्न पर चले। समय भी ध्यान रखते हैं, समय जो है आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, 1 बजने वाला है, क्या कर सकते हैं, समय तो आपका बहुत ज्यादा चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न भी आपको देखने को मिला है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, बात करिएगा कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न जो है दक्षिण पूर्व, आपको एशिया एकमात्र आपको भू आबद्ध देश देखने को मिलता है, कौन सा? दक्षिण आपको एशिया, आपको देखने दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में बात कर रहा है कि दक्षिण, आप देखिए सभी लोकेशन है। दक्षिण पूर्व एशिया में आपको कौन? लाओस देखने को मिलेगा। लाओस जो है पूरी तरह से आपको लैंड लॉक देश है, और इसके जो है कोई भी समुद्र इसको टच नहीं करता है, ठीक है। तो समुद्री भूमि इसके पास है नहीं, तो ये जो है किसी न किसी देश से पर निर्भर है समुद्र पर जाने के लिए। तो आपको लाओस जो है लैंड लॉक, इसी को लैंड लॉक बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको सुमेलित नहीं है। तो विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का क्या बोल रहे हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? आपको एंजल जलप्रपात है। और एंजल जलप्रपात कहां पर है? एंजल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला, जो कि आपको सबसे ऊंचाई पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको एंजल जलप्रपात देखने को मिल रहा है। तो यही लाइन आपका क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं? तो यही लाइन गलत लिखा हुआ है। और आगे पढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का, आपको विश्व की सबसे बड़ी पूछ रहा है तो आपको सुपीरियर, जो कि आपको अमेरिका और कनाडा की सीमा पर देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य यदि झील पूछे तो आपको टीटिका का बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची पूछे यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको कौन सा हो जाएगा? कजिन सारा हो जाएगा। ये आपको करंट अफेयर्स से कौन सा? कजिन सारा। विश्व की सबसे ऊंची आपको कौन सा होगा? आपको झील पूछे कि कौन सा? कजिन सारा, जो कि आपको नेपाल में है। 5000 आपको 200 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। 5000 आपको 200 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है, और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित ये कजिन सारा हाल ही में खोजा गया है। ये हाल ही में खोजा गया, आपके टीचर के द्वारा नहीं लिखाया गया होगा, क्योंकि आपके टीचर तो करंट अफेयर्स पढ़ते नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर से दूसरे से करंट अफेयर से लेकर पढ़ देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना, कजिन सर आपको सर्वाधिक ऊंचाई पर, लेकिन इसमें जो है नाव चलाना मुश्किल है, नाव नहीं चला सकता है, उतना ऊंचाई पर नाव ले ही नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि एकदम पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के बीच में है। जबकि यहाँ पर जो है टीटिका का जो है, इसको जो है आपको हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो जोड़ा जोड़ी होती है जब शादी करते हैं तो ये इस तरह से घूमने के लिए इसमें जाते हैं, और जो है चप्पू चलाते हैं उसमें, देखे होंगे ना पैर वाला। यहाँ पर आपको विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, ठीक है, ये कहां पर है? तो बोलीविया में आपको देखने को मिलेगा। विश्व की दूसरी आपको सबसे गहरी झील, दूसरी पूछ रहा है, दूसरी आपको टांगानिका झील देखने को होता है। दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका, बिल्कुल से। यदि आपको पहली पूछे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। आगे आ जाए, आंसर आपका बन चुका है, आंसर ए बन चुका है। आगे आते हैं, आगे 18वीं आपको 18वीं आपको भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार से जो है भारत में कुल कितने आपको मैंग्रोव का क्षेत्र देखने को मिलता है? आसान सा प्रश्न है। यदि मैंग्रोव की यदि बात करें कि मैंग्रोव आपको बार बार पूछा जाता है, तो आपको 4900 आपको 92 किलोमीटर वर्ग। ये हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि आपको 2023 जो कि 24 में रिपोर्ट आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो है फैक्ट इस तरह से पूछा जाता है। तो 4992 आपको वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। क्या? आपको मैंग्रोव वन क्षेत्र आपको पूरे भारत में देखने को मिलता है, ये फैला हुआ है। आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको श्रीशैलम आपको परियोजना का संबंध जो है किस नदी पर है? तो श्रीशैलम परियोजना आपको किस नदी पर है? तो आपको कृष्णा नदी पर श्रीशैलम परियोजना। यदि बात करें कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है, तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक तरह से परियोजना है, एक तरह से श्रीशैलम परियोजना। वहीं पर बात करें कि आपको कावेरी पर, तो शिव समुद्रम परियोजना, और उसके बाद मेट्टूर परियोजना। शिव समुद्रम आपको शिव समुद्रम और उसके बाद कौन सा? आपको मेट्टूर
मेट्टूर। और ये दोनों देखने को होता है कहां पर देखने को होता है, कावेरी नदी पर देखने को होता है। और गोदावरी पर बात करें तो गोदावरी पर कौन सा, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी आपको परियोजना कहां पर, गोदावरी पर। यदि ताप्ती पर बात करें तो ताप्ती पर काकरा, काकरा पहाड़ी, इस तरह से कुछ नाम है, काकरा क्या, काकरा काकरापारा। और उसके बाद दूसरा जो है आपको उकाई परियोजना, कौन सा, आपको उकाई परियोजना। ये सभी आपको देखने को मिलता है कहां पर, ताप्ती पर देखने को मिलता है। आंसर आपका बन चुका होगा। श्रीशैलम परियोजना कहां पर, आपको आंध्रा और तेलंगाना का ये देखने को होता है, ये है आपको कृष्णा पर। आगे आते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं कि आपको लेटेराइट क्या प्रश्न है। चलिए अरे प्रश्न आपको, चलिए यहां पर अच्छे में लिखा हुआ है लेटेराइट, लेटेराइट। चलिए यहां पर है लेटेराइट। लगातार आपके लिए बातचीत कर रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ। आपको करंट अफेयर्स में शुरुआत में क्लास लिया, अभी आपका ले रहे हैं क्लास क्या चीज का, बिहार दरोगा का, ठीक है। इससे पहले भी क्लास था, तो लगातार आपको सुबह से क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आवाज जो है फंसने लगा है, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, देख लेते हैं कि लेटेराइट मिट्टी के संबंध में जो है सही कौन सा है। तो लेटेराइट, इसका विस्तार क्या आपको देखने होता है, लेटेराइट कहां पर, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा आपको कहां पर होती है, आपको दक्षिण भारत में देखने होता है। और यहाँ पर पंजाब क्षेत्र, ये लाइन गलत लिखा हुआ है। इस मिट्टी में जो है लोहा एल्युमिनियम की मात्रा क्या होती है, आपको कम देखने को मिलता है। क्या सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर पूछा है कौन सा आपको सही है, कौन सा सही है। इसका मतलब है कोई एक ना एक, आपको चार में से कोई एक ही सही होगा। उसके बाद क्या है, इसका मिट्टी में जो है लोहा एल्युमिनियम की मात्रा है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसमें जो है चावल की खेती, क्या चावल आप दक्षिण भारत में लेटेराइट में कहां से खेती हो, यहाँ पर जो है मसाला काजू की का खेती होती है, ठीक है। काजू, नारियल ये सब देखने को मिलता है केरल में, है ना। और मुख्य रूप से ये पंजाब में, केरल में इसका विकास जो है आपको उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। यही लाइन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो है केरल की तरफ से मानसून प्रवेश करते हैं, प्रचुर मात्रा में बारिश करती है, और ह्यूमस जो होती है सब ह्यूमस को बहा के लेके चले जाती है, या जो बचती है सब आपको पृथ्वी के नीचे चले जाती है, ठीक है, आंतरिक भाग में चली जाती है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि निम्न में से आपको महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा ऐसी है कि जो कि महासागरीय आपको धाराओं से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो कि आपको किससे, आपको क्या है, प्रशांत महासागरीय धाराओं से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे अगले प्रश्न पर कि यहाँ पर ऐसा कौन सा महासागर की धारा है कि जो कि प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। इसका मतलब है कि तीन महासागर धारा क्या है, प्रशांत महासागर का धारा है, जबकि आपको क्या है, एक महासागर धारा जो है आपको प्रशांत महासागर का नहीं है। तो आपको बताना कैसे कौन सी महासागर की धारा है जो कि नहीं है, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग बातचीत करते हैं कनारी। चलिए वैसे आंसर कनारी ही बनेगा, तो कनारी पर ही सबसे पहले कनारी पर ही आ जाते हैं। और कनारी हम लोग वो देखने को मिलेगा कहां पर, आंसर यही है। कनारी कहां पर देखने को होता है, ये आपको अटलांटिक की जलधारा है। कहां पर है, अटलांटिक। और यदि बात करें कि अटलांटिक का ये जलधारा कहां पर, यदि बात करें यहाँ पर, यदि जल्दी से बात करते हैं आपको इस तरह का भी जस्ट बात किया अटलांटिक। और अटलांटिक आपको यहाँ पर यूरोप का जो आपको ये क्षेत्र देखने को होता है, यूरोप एशिया वाला क्षेत्र। और इस तरह से जो यहाँ पर जो जलधारा चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, नीचे से ऊपर आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ऊपर से जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर कनारी, एक तरह से ठंडी जलधारा, क्या है, ये ठंडी जलधारा है, देखने को होता है ठंडी जलधारा, ठीक है। और उसके बाद हम्बोल्ट, यदि बात करें कि हम्बोल्ट जलधारा कहां पर चलती है, तो हम्बोल्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि हम्बोल्ट आपको कहां चले जाना है, दक्षिण अमेरिका चले जाना है। कहां चले जाना है, हम्बोल्ट को देखने के लिए कहां चले जाएंगे हम लोग, जल्दी से ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि आपको दक्षिण अमेरिका का एक तरह से तट देखने को मिलता है। क्या देखने को होता है, दक्षिण अमेरिका का। और दक्षिण अमेरिका का इस वाला जो तट पर देखने होता है, इस तरह से यहाँ पर जो तट देखने होते हैं नीचे से ऊपर जा रही है। और ये जो जलधारा देखने होता है, ये भी ठंडी जलधारा कहां पर आपको हम्बोल्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद कैलिफोर्निया की जलधारा देखने को मिलती है, ये तो आपको प्रशांत महासागर की, ये जबकि अटलांटिक की, आंसर यही था। और उसके बाद क्यूरोसिवो जो देखने को होता है, ये प्रशांत महासागर की जलधारा कहां पर आपको, कहां पर, जापान के तट पर देखने को मिलता है। कैलिफोर्निया कहां पर देखने को होता है, आपको यूएसए के तट पर देखने को मिलता है। चलिए बात करेंगे, विशेष बात आप ज्यादा करेंगे तो समझ रहे हैं कि ज्यादा हो जाएगा, आंसर भी बताते रहेंगे और प्रश्न पर बात भी करेंगे। अज्ञात रुधिर का जो है क्या है, अज्ञात रुधिर वर्ग का जो है एक व्यक्ति को जो है गंभीर रूप से आपको दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और उसे जो है तुरंत आपको रक्त आधान, मतलब कि रक्त जो है चढ़ाने की आवश्यकता है, जरूरत पड़ती है। तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से कौन सा रुधिर आसानी से चढ़ा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि सर्वदाता जो है किसको बोला जाता है, सर्वदाता ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको कि सर्वदाता बोला जाता है। तो आप लोग क्या पढ़े, कि आप लोग पढ़े हैं कि ओ को, है ना, ओ को यही पढ़े हैं कि सर्वदाता जो है ओ को। अब देखिए ओ में जो है आपको लिख दिया है कि अब जो है यहाँ पर, चलिए ओ आपको क्या है, यहाँ पर देखिए ओ आपको निगेटिव लिखा है और ओ आपको पॉजिटिव लिखा है, कौन सा आंसर। अब तो आप फंस चुके होंगे। इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं कि आपको सर्वदाता जो है ओ को बोला जाता है, और क्या कहते हैं सर्वग्राही जो है किसको बोला था, ए बी को पढ़े होंगे, है ना। तो इस तरह से यदि आप इसी तरह से केवल पढ़े हैं तो आपका आंसर फंस गए आप, ठीक है। तो फंस गए तो आंसर, अब चलिए कोई बात नहीं, फंसे हैं तो यहाँ पर मेरे द्वारा जो आपको सही करवाया गया। अब जो है निगेटिव, ओ निगेटिव जो है, ओ निगेटिव को सर्वदाता बोला था। किसको बोलता है, ओ निगेटिव। सबसे उपयुक्त कह सकते हैं आपको कौन सा होता है, ओ निगेटिव होता है। सबसे अच्छा जो कह सकते हैं कि अच्छा सब है बाबू, लेकिन
ओ नेगेटिव वाला का खून जो है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो किसी को भी आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ओ नेगेटिव वाला होगा। कौन सा आंसर होगा, तो ओ नेगेटिव आंसर होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला पर बात करते हैं कि अगला पर कौन सा है। थर्मस, आपको फ्लास्क, जो थर्मस फ्लास्क, थर्मस जो देखने को होता है लंबे समय तक जो है आपको गर्म और ठंडा तरल पदार्थ जो है क्या रहता है, गर्म और ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें जो उष्मा की कोई हानि और प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि बीच में क्या होता है, गैप होता है, और गैप जो है किसको किसको रोक देता है, संचालन और विकिरण और उष्मा को क्या करता है, रोक देता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए और बी। आपको क्या बनेगा, आंसर ए और बी दोनों बनेगा। संचालन द्वारा और संवहन विकिरण के द्वारा जो होता है उष्मा की हानि नहीं होती है। आगे आ जाते हैं कि आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों की क्या लिया है, निम्नलिखित में से जो कौन सा आपको एक तत्व जो कि किसी परमाणु क्रमांक का सबसे आपको सही निर्धारित करता है। तो परमाणु क्रमांक सीधी सी बात है किसको, प्रोटॉन की संख्या पर ही निर्धारित करता है, और कुछ पर है क्या आप लोग। तो प्रोटॉन की सबसे जो उचित होता है प्रोटॉन की संख्या पर ही होता है, तो प्रोटॉन की संख्या आंसर बनेगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, समय थोड़ा सा अभाव है, जल्दी जल्दी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको पोषक तत्व जो है आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है, इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो प्राकृतिक उर्वरक के रूप में अभी भी किया जाता है, कौन सा, तो यह आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, नाइट्रोजन। किसका आंसर होगा, यहाँ पर आंसर जो बनेगा कौन सा बनेगा, तो नाइट्रोजन बनेगा। देखिए इस पर प्रश्न पर ज्यादा बातचीत करने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है प्रश्न लेते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्ण विन्यास जो है शब्द जो है किसके रूप में कह सकते हैं, या प्रतिरूपी पैटर्न जो है संदर्भित देखने, तो पर्ण विन्यास का आपको बार बार पढ़ाते हैं कि पर्ण विन्यास पत्तियों का जो है क्या देखना पड़ता है, कि आपको जो पत्ती जो होती है उसका विन्यास हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी पत्ती किस प्रकार से विन्यास है, ठीक है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पत्तियों की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर जो है पर्ण विन्यास के अंतर्गत जो है पत्तियों का क्या विन्यास पढ़ते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा, आपको 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही बनेगा, आपका 1 नंबर आंसर बनेगा। अगला आ जाता है, तो अगला आता है क्या है, आपको गुणसूत्र डीएनए, और डीएनए जो है किससे मिलकर तैयार होते हैं, तो डीएनए जो आपको पढ़ा चुके हैं, डीएनए प्लस आपको हिस्टोन प्रोटीन, और तो आंसर कौन सा बन जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए पूछा है कि डीएनए किससे मिलकर तैयार होता है, तो आपको डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। आगे आते हैं, आपके लिए है ऊंचे पेड़ों में जो है दारू उत्तक। चलिए आपके लिए अच्छा शब्द है ना, दारू उत्तक, हिंदी में पहली बार आप नाम सुने होंगे कि झेलम को जो है किस नाम से जाना जाता है, झेलम को जो है दारू उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी इसी तरह का सेट में तो यही सब तो नाम सुनने को आपको मिलता है कि आपको ऊंचे जो पेड़ होते हैं, जो आपको जाइलम क्या काम करती है, नीचे से आपको जल खनिज लवण को क्या कहलाता है, ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो दारू उत्तक जो है वाहिकाओं के माध्यम से जो है जल ऊपर की ओर चढ़ता है, और पौधों में जो है होने वाली प्रक्रियाओं में जो है पानी गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति होती है उसमें सहायक होते हैं, वे कौन से हैं। तो आपको श्वसन संसंजन नहीं होगा, श्वसन तो नहीं होगा ना, बिल्कुल यहां पर नहीं होगा। पेड़ पौधा शोषण करता है, लेकिन यहां पर जाइलम के द्वारा नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका अर्थ है कि खिंचाव किया जाता है, ठीक है, पानी को खिंचाव कहता है। तो वाष्प उत्सर्जन और ससंजन बल होती है और आसंजन बल होती है, तो आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल आपको वाष्प उत्सर्जन, खिंचाव और ससंजन बल बनेगा। आगे आते हैं, अगले प्रश्न में तैयार करते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के लिए क्या है, ये तो हो चुका है, आपको हो चुका है आवृत्त बीजियों, ठीक है, आवृत्त बीजियों ना, ठीक है, आवृत्त बीजियों में जो विचांट निम्नलिखित में से कौन से आपको अनुगुणित, आपको अगुणित है, ठीक है, अगुणित आपको कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो आप लोग पढ़ाया गया है, बिल्कुल पढ़ाया गया है। कौन सा आंसर होगा, बल बता सकते हैं, जल्दी से बता सकते हैं, कौन सा, विषांट का होगा, क्या होगा, विषांट का। न्यूक्लियस जो है डायप्लोड देखने को मिलता है, डायप्लोड कहां पर देखने को मिलता है, डायप्लोड उत्तक कहां पर, तो डायप्लोड उत्तक जो देखने को मिलता है आपको विषांट का में देखने को मिलता है। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न तैयार करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, आपको आवेग की आपको विमा सूत्र है, तो एम आपको 0 L0 और T इनवर्स होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है आपको, M0 L0 और T इनवर्स। आंसर केवल बनेगा कौन सा, आपको ML T इनवर्स बनेगा। आगे आते हैं, आपको ये सूत्र आप लोग जानते होंगे, तो बन गया होगा। ध्वनि की आपको तीक्ष्णता जो है किसके द्वारा निर्भर होती है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता, आपको पता होना चाहिए कि पिच जो है, ध्वनि की जो पिच होती है किस पर निर्भर होती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति आ जाइए, ध्वनि की आपको ध्वनि की जो है तीक्ष्णता जो है, पिच जो है किस पर निर्भर होती है, तो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर होती है, ठीक है, क्या चीज पर निर्भर होती है, तो ध्वनि की आवृत्ति पर आपको निर्भर होती हुई दिखाई पड़ती है। ध्वनि के तरंग पर क्या कहते हैं, आपको ध्वनि तेज और लाउडनेस के बारे में बात करते हैं कि ध्वनि जो आयाम निर्भर, कभी कभी आप लोग आयाम पर भी डिपेंड होता है, ध्वनि तेज और क्या स्लो, ये देखा जाता है, आपको आयाम पर देखा जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपको यौगिक, ठीक है, निम्नलिखित है ना प्रश्न नीचे में है ना, निम्नलिखित में से कौन सा आपको यौगिक पदार्थ जो है, अरे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको पदार्थ जो है यौगिक है। चलिए आ जाते हैं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, जिससे आपके लिए पढ़ना आसान आपको हो जाए। निम्नलिखित, आवाज सही है ना, बिल्कुल ठीक है आवाज। निम्नलिखित में से कौन सा आपको पदार्थ जो है यौगिक है, ठीक है,
यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा होगा आंसर। तो यौगिक देखिए दो पदार्थ का समानुपात होना चाहिए, बिल्कुल समानुपात कर सकते हैं, एकदम मिश्रण जो है बराबर बराबर होने चाहिए। तो आपको देखने को शर्करा, और शर्करा का आप लोग क्या पढ़े होंगे, C12H, अरे हाँ C12H आपको 22 पढ़े होंगे और O11 पढ़े होंगे, ठीक है, यही पढ़े होंगे। तो आपको क्या पढ़े होंगे, शर्करा का क्या होता है, तो शर्करा का आपको आपको जल्दी से बोल रहे हैं, शर्करा का क्या होता है, तो शर्करा का आपको C12 आपको H22 और O11 यही पढ़े होंगे। तो ये आपको शर्करा, और शर्करा जिसको आपको ग्लूकोज बोलते हैं, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या होती है, एक तरह समान अनुपात ये यौगिक होती है, बिल्कुल बराबर करके तैयार की जाती है। जबकि वायु क्या है, वायु एक मिश्रण होती है। वायु क्या होती है, क्योंकि अनुपात यहाँ पर बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है। मिश्रण में आपको नाइट्रोजन कितना देखने को पड़ता है, 78 देखने को मिलता है, ऑक्सीजन 20.8 देखने को मिलता है, अन्य गैस है तो आपको बराबर नहीं, तो इसको मिश्रण बोलते हैं। चाय जो बनाते हैं, चाय क्या है, दूध पानी, उसके बाद जो आपको अदरक उदरक जो देना है, आपको मसाला डालना है, ठीक है, इसमें भी क्या है, ये मिश्रण आपको है, ये भी क्या है, आपको मिश्रण है। जबकि यदि बात करें कि दूध क्या है, तो दूध हम लोगों का क्या है, ये कोलाइड मिश्रण है। क्या है ये, आपको कोलाइड मिश्रण पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ये कोलाइड मिश्रण है, ठीक है, ये भी मिश्रण है, लेकिन किस प्रकार का मिश्रण है, ये कोलाइड मिश्रण है। तो आंसर आपका बनेगा कौन सा बनेगा, तो आपको शर्करा बनेगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि मवेशियों में जो है आपको मेड काउ रोग जो है, मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक क्या होता है। तो ये जो कारक तैयार होती है, ये आपको प्रियोन कारण से तैयार होती है, और प्रियोन जो है आपको क्या डिस्टर्बेंस करता है, मस्तिष्क को, ये मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, यदि कभी कभी पूछा जा सकता है कि किसको प्रभावित करता है, तो ध्यान रखेंगे कि किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क का जो उत्तक होता है, मस्तिष्क के उत्तक को जो है ये प्रभावित करता है, प्रियोन जो है मस्तिष्क के उत्तक को प्रभावित करता है। आगे आते हैं अगला प्रश्न, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा है। आपको देखिए अभी जस्ट बात किए थे, एक ही प्रश्न से देखिए आप समझ सकते हैं कि आप लगातार तैयार करिएगा प्रश्न तो आपको कितना सोल्व होगा। यहाँ पर क्या है, अभी जस्ट बात किए थे जाइलम के बारे में, और जाइलम क्या बात किए थे कि जल और पोषक तत्वों को जो है परिवहन पादपों जो है संवहन करता है, उत्तक जो होता है उसे क्या कहते हैं, ये जाइलम कहते हैं। जो जल नीचे से जो पेड़ पौधा को ऊपर ले जाता है तो उसको क्या बुलाता है, जाइलम बोला जाता है। जबकि जो पत्ती जो खाना तैयार करती है, तो पेड़ पौधा सभी अंगों तक जो पहुंचाने का तैयार करती है, ये एक तो भोजन, फ्लोएम क्या करती है, भोजन पेड़ पौधा तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन जल को जो है, जल पोषक तत्वों को जो है, खनिज लवण को जो है जाइलम, ठीक है, जल फॉर जल, आपको जाइलम याद रखिएगा। और यहाँ पर फूड को क्या रखिएगा, F फॉर फूड याद रखिएगा, है ना, भोजन को जो है फ्लोएम के माध्यम से। आगे चले ना, ठीक है ना। संघ की पहचान निम्न में से गुणों के आधार पर करना है। ये प्राणी जो आपको चलिए ये क्या कूट में पूछा है, चलिए ठीक है, कूट आपको दिया, कूट आ जाता है, कूट आप देखिएगा, कूट नीचे में आपको कूट लिखा हुआ है, किस कूट में आएगा। ये प्राणी जो है जलीय, आपको लवणीय और अलवणीय जल अथवा स्थल स्वतंत्र जीव, कभी कभी जो है परजीवी होते हैं। इसका मतलब है सब चीज लिख दिया है, ठीक है, कि ये जो है आपको जल में भी होते हैं, और जल वाला लवण वाला में पानी में होता है, और लवण वाला में भी होता है, स्थल में भी होता है, जहां मन तहां देखने को मिलता है। और आपको पढ़ाए हैं, आप देखिएगा, आपके पास इमेज होगा किसका, आपको दिए थे क्या, आपको एनेलिडा के अंतर्गत जोक का इमेज दिए थे, ठीक है। वहां पर देखिएगा कि आपको बताया था कि एक कट भाग में, एक पीस भाग में ये तैयार होती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो आपको है त्रिकोणिक, आपको क्रमिक पुनरावृत्ति, आपको विखंडित खंडित, आपको गुहे, आपको प्राणी होती है, और इनका शरीर क्या है, स्पष्टता जो है आपको खंड विखंडों में क्या होता है, बटा होता है। आपके पास जो मेरे से पढ़ चुके हैं बायोलॉजी, वहां पर देखिएगा एकदम इमेज के साथ आपको बताया कि खंड खंड में इसका शरीर क्या होता है, तैयार होता है। इनका शरीर जो है आपको खंड, और किसका शरीर बताए थे, एनेलिडा के अंतर्गत आता है, क्या आता है, आपको जोक आता है। एनेलिडा के अंतर्गत क्या आता है, जोक आता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, आपको एनेलिडा के अंतर्गत क्या बनेगा, एनेलिडा बनेगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न तैयार करते हैं। निम्न में से कौन सा आपको रज्जुकी का भाग नहीं होता है। रज्जुकी की सबसे पहले आपने पूर्णतः हिंदी लिख दिया है, तो पूर्णतः हिंदी लिखा था, इसको आपको इंग्लिश में याद करना। रज्जुकी किसको बोलते हैं, कोर डाटा को, CHORDATA, कोर डाटा। कोर डाटा जो है, कोर डाटा आप समझ चुके होंगे, कोर डाटा वाला भाग किसको होता है, कोर डाटा किसको कहा जाता है, जो कि प्राणी जगत का होता है, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, रीढ़ हड्डी कह सकते हैं कि आपको पाया जाता है। तो पृष्ठ रज्जु क्या कहते हैं, उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है। और हम लोग क्या किससे सांस लेते हैं, नसिका सांस। हम लोगों के पास गिल्स नहीं होते हैं, जो रज्जु वाला जो प्राणी होते हैं उसमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अनुपस्थित, ये तो चलिए ठीक लिखा हुआ, ठीक है। कोर डाटा आपको अनुपस्थित होता है, कुलोम अनुपस्थित, क्या रज्जु क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्न में से आपको रज्जु की क्या भाग नहीं है। चलिए रज्जु की, चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर अनुपस्थित, कुलोम छिद्र जो है अनुपस्थित होता है, बिल्कुल ठीक। अरे ठीक तो है ये, अरे क्या लिखती है
यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आते हैं, रज्जुकी के बारे में बात कर रहे हैं कि रज्जुकी का नहीं पूछ रहा है कि कौन सा पूछ रहा है, यहाँ पर रज्जुकी का भाग नहीं है, तो कोर्डेटा का उपस्थित आपको रज्जुक आपको उपस्थित होता है, बिल्कुल उपस्थित होता है। क्लोम छिद्र जो है आपका अनुपस्थित होता है, और हृदय जो आपको क्या होता है, भाग होता है, ठीक है, उधर भाग में होता है। और एक जो है आपको गुदा जो है पश्च आपको क्या पुष्ट उपस्थित होती है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा, ये क्लोम बनेगा, ठीक है, क्लोम छिद्र जो है आपको अनुपस्थित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो ये ठीक है आंसर। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपको देख लेते हैं, कौन सा आपको हार्मोन जो है टी आपको लिम्फोसाइट से विभेदित कराता है, इसका पूरी तरह से देखिए आगे चलिए, हाँ लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, आपको कौन सा हार्मोन आपको टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण के मुख्य आपको भूमिका के निभाते हैं, तो इसका कौन सा होगा, आपको पढ़ाया छाती का आपको वक्ष में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है थाइमोसिन आपको हार्मोन देखने को होता है। थाइमोसिन हार्मोन जो है कहां पर है, आपको छाती के जस्ट आपको पीछे बीच में आपको देखने को होता है। टी लिम्फोसाइट जो कि आपको कह सकते हैं, टी लिम्फोसाइट क्या काम करती है, तो जो भी कोशिश कर सकते हैं कि आलतू फालतू जितने भी जीवाणु आते हैं उससे लड़ने का काम करता है, ठीक है। रोग आपको कह सकता है कि रोगाणु को क्या कह सकते हैं, उसको रोगों से लड़ने के कह सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता आपको टी लिम्फोसाइट तैयार करता है, जो कि आपको थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा एक तरह से मुख्य भूमिका ये निभाती है। अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं कि अमीबा आपका पाचन कहां पर होता है, तो अमीबा का पाचन जो होता है, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होती है। इसका आप आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर बनेगा डी आंसर बनेगा। और यदि बात करें कि अमीबा का जो भोजन का जो पाचन होता है ये कहां पर होता है, अमीबा क्या होती है, एक कोशिकीय जीव होती है, और एक कोशिकीय जीव होती है तो ये अपने शरीर में क्या होती है, समा लेता है और खाद्य रिक्तिकाएं, इसका आंसर क्या बनेगा, खाद्य रिक्तिकाएं। एक कोशिका का तो जीव ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई अंग है ही नहीं। रक्तदाब का जो है कम करने में जो आपको सहायक हार्मोन होते हैं, तो रक्तदाब को जो सहायक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन करता है, एट्रियल आपको नेट्रीरेटिक कारक होते हैं, ANF इसको बोला जाता है। कौन सा, आपको रक्तदाब को जो है कम करने में जो सहायक हार्मोन होता है, आपको कौन सा, एट्रियल, आपको नेट्रीयूरेटिक आपको होता है, नेट्रीयूरेटिक आपको ध्यान रखना है, आपको नेट्रीयूरेटिक जो है। चलिए बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाता है कोशिका, किसके बारे में, कोशिका झिल्ली का जो है उन्नत आपको नमूना किनके द्वारा आपको प्रतिपादित किया गया है, तो उन्नत नमूना जो है किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये आपको पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, फ्लूइड मोजेक आपको पढ़ेंगे कि फ्लूइड मोजेक जो मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था, फ्लूइड मोजेक जो मॉडल दिया गया है सिंगर होने का, यहाँ पर सिंजर लिखा हुआ है तो सिंगर होगा, ठीक है, देखेंगे सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, तो ये आपको 1972 ईस्वी में दिया गया है, आपके किताब में भी लिखा होगा, लूसेंट में भी लिखा होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। कोशिका झिल्ली का जो है उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो सिंगर निकोलसन के द्वारा 1972 ईस्वी में, जिसको कि फ्लूइड मोजेक मॉडल बोला जाता है। आगे आ जाते हैं, राष्ट्रीय आपको विधिक सेवा जो प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसको नियुक्त कर दिया गया है, विक्रम, आपको ये करंट अफेयर्स है, ये करवा चुके हैं आपको, न्यायाधीश आपको विक्रम नाथ को। अब देखिए करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको बार बार बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पूछा जाता है। यहाँ पर करंट अफेयर्स में ज्यादा नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट बात करते हैं नाटो को है, जिसको कि नॉर्थ आपको अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, और यहाँ पर पूछा था कि इसका 32वां सदस्य 32 सदस्य है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 4 अप्रैल, जल्दी से बोल रहा है, 4 अप्रैल 1949, ठीक है। और इसका जो है नवीनतम सदस्य देश जो है आपको 32वां सदस्य जो है आपको स्वीडन है, जबकि 31वां कौन सा है, फिनलैंड, आपको 31वां है, 32वां कौन सा है, आपको स्वीडन है। 32वां पूछा था, 32वां आपका आंसर बनेगा, ठीक है। और इसी में मिलने के लिए क्या कहते हैं, नाटो में मिलने के लिए तत्पर रहता है कौन सा, यूक्रेन, और इसी वजह से रसिया बोलता है कि यहाँ वहां जाओगे तो एकदम पकड़ के जो है ठकुच देंगे, ठीक है। इसी वजह से जो है आपको यूक्रेन देखिए किसका, रसिया के कभी न कभी पार्ट हुआ करता था, और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, यूएसए प्रतिनिधित्व करता है, और इसी वजह से जो है रसिया जो है उसको मिलने नहीं देता है कि तुम मेरे बगल में है तो मेरे बगल में रहेगा, यदि रसिया के बगल में चल जाएगा तो उसको क्या करेगा, सैन्य सहायता देगा, और अपना जो है कुछ ना कुछ वहां पर आके रख देगा, ठीक है। इसी वजह से उसको मिलने नहीं देता। दुनिया का पहला आपको लकड़ी का उपग्रह, यदि बात करें कि लकड़ी का उपग्रह जो है किस देश के द्वारा, ये भी करवा चुके हैं, किस देश के द्वारा, जापान के द्वारा। अब करंट अफेयर्स में देखिए, करंट अफेयर्स में सीधे बात करेंगे, वाई आपको भारत मैटर्स जो है पुस्तक के जो लेखक है किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो आपको जयशंकर प्रसाद है ना, एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 2024 का जो वीटली आपको गोल्ड आपको पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपको पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन अच्छे से याद रखेंगे, सभी करंट अफेयर्स में कराया हुआ है। उसके बाद दादा साहब आपको फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में जो है बेस्ट एक्टर आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है किसको दिया गया, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है शाहरुख खान को, किस फिल्म के लिए, आपको जवान फिल्म के लिए, जवान मूवी के लिए आपको शाहरुख खान को। और उसके बाद यदि बात करें कि हीरोइन का किसको दिया गया था, हीरोइन अभिनेत्री के बारे में किसको, तो रानी मुखर्जी को दिया गया। किसको दिया गया था, रानी मुखर्जी को दिया गया था, किस फिल्म के लिए, वही मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, तो वो भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद सभी महाद्वीपों में, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या, चलिए यहाँ पर आगे प्रश्न है,
यहाँ पर सभी महाद्वीपों में सातों क्या कहते हैं सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की जो आपको महिला देखने को होती है, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला आपको करवा चुके हैं काम्या कार्तिकेयन, जो कि मात्र आपको अब 17 वर्ष की हो चुकी है। 16 वर्ष में ये जो है कारनामा ये कर चुकी थी। सभी महाद्वीपों, ठीक है, जितने आपको सातों महाद्वीपों देखने को होता है और जिसकी जिसकी जो सर्वोच्च चोटी है सभी पर ये चढ़ चुकी है। और ये काम्या कार्तिकेयन है कहाँ की, तो आपको मुंबई की। यदि बात करेंगे भारत की तरफ से तो हो ही गई, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा उम्र पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी महिला है, सभी चोटी पर है सबसे ज्यादा एक एवरेस्ट ले लेते हैं तो ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे आपको बार बार पूछा जाता है कि ज्योति रात्रे सर्वाधिक महिला पर, ये आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखेंगे। 55 वर्ष की उम्र में चढ़ी है, जबकि 16 वर्ष की उम्र में सभी जगह चढ़ चुकी है, अब 17 वर्ष की हो चुकी है। चलिए, भारत के क्या कहते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं। एकदम किताब जो है करंट किताब है और करंट आपको करंट भी करंट है एकदम, सूर्यकांत। और सूर्यकांत जो आपको जस्टिस जो सूर्यकांत 53वें नंबर के, जबकि 52वें नंबर के बी.आर. गवाई। तो अभी जो वर्तमान में कौन है, आपको सूर्यकांत है, ठीक है, बी.आर. गवाई के स्थान पर आपको सूर्यकांत है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहां पर किया गया था, भारत और श्रीलंका। देखिए एकदम नया नया करंट है, ठीक है, तो भारत और श्रीलंका। और भारत क्या है, भारत जीत भी गया है, किसको पराजित करके, तो भारत दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके। और भारतीय कप्तान, महिला का कप्तान का नाम क्या है, हरमनप्रीत कौर नाम है। आगे आते हैं दोहा, आपको डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जो है अपना सर्वोच्च आपको कितने मीटर फेंका था, तो आपको 90 दशमलव कितना याद है, तो आपको सबसे ज्यादा तो आपको जूलियन वेबर फेंका था कि कितना फेंका था जूलियन वेबर जो आपको फेंक दिया था कितना 91 के आसपास कुछ फेंका था। तो भारत के द्वारा जो है, हाँ, जूलियन वेबर जो है 91 दशमलव कुछ लिखा हुआ नहीं है, 91.6 फेंका गया था, ठीक है, जूलियन वेबर के द्वारा जो 51। और यहाँ पर नीरज चोपड़ा के द्वारा 90.23 ही फेंका गया था, 90 दशमलव कितना 23 मीटर, ठीक है, 90.23 मीटर। आपको याद रखेंगे 90.23 मीटर किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा। यहीं पर लिख लेंगे 91 दशमलव कुछ फेंका गया था किसके द्वारा, तो जूलियन वेबर जो प्रथम स्थान पर रहे थे, आपको जूलियन कौन वेबर रहे थे। और वेबर ये कहां के हैं, जर्मनी के हैं। और ये कौन सा लीग के बारे में बात कर रहा है, ये दोहा डायमंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ओलंपिक पर नहीं चले जाना है, ठीक है। भारत आपको क्या कहते हैं उसके लक्ष्य के बारे में कौन सा कथन आपको सत्य है, नेट जीरो। आपको कार्बन जो इमिशन रखा गया है 2070 बिल्कुल ठीक रखा गया है, बिल्कुल 2070 तक। उसके बाद चंद्रमा पर मानव भेजना, ये भी करंट अफेयर्स में करवाए हैं आप लोगों को, बिल्कुल करवाए हैं 2040 तक। भारत को जो है विकसित आपको राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक, अर्थात सब सही है। चले आगे प्रश्न बात करें, अगला प्रश्न पर। निम्नलिखित सूचकांक में जो है असत्य कथन को आपको छांटना है। वैश्विक आपको शांति सूचकांक में भारत का जो है 115वां स्थान बिल्कुल करंट के अंतर्गत बिल्कुल सही है। और प्रथम स्थान पर ले लेते हैं, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, आपको आइसलैंड, ठीक है। और वहीं पर बात करते हैं कि आपको ग्लोबल जेंडर सूचकांक गैप में जो है भारत जो है स्थान जो है 131वां स्थान है। प्रथम स्थान पर यहां पर भी आपको कौन सा है, आपको आइसलैंड है। आपको यहां पर भी कौन सा है, आपको आइसलैंड है। वैश्विक ऊर्जा आपको संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 71वां है। और यहां पर जो आपको देखने को मिलता है, जो आपको प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, आपको यहां पर स्वीडन देखने को मिलता है। आपको तीनों देश भी याद रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश आपको है, ठीक है, आइसलैंड स्वीडन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बात कर रहे हैं कि आपको ग्रामीण क्या है, ग्रामीण आपको बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्रिकेट लीग, अरे कहां चला गया, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य यदि बात करेंगे, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला जो पहला राज्य आपको देखने को मिलता है अपना बिहार ही है। कौन सा है, अपना बिहार ही आपको देखने को मिलता है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको 100 एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। ये इसमें से तीनों, राफेल नडाल, जो आपको नोवाक जोकोविच और क्या कहते हैं जिमी कॉर्न से, आपको तीनों आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ये तीनों आंसर होगा। भारत का पहला आपको जियो साइंस म्यूजियम जो है आपको पूछ रहा है कि जियो साइंस म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो जियो साइंस म्यूजियम जो कहां पर, तो ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर बनेगा ग्वालियर बनेगा। क्या थोड़ा स्पीड में है, क्या कर सकते हैं, समय का अभाव है थोड़ा सा, ठीक है, किसी और दिन से जो है समय थोड़ा सा पूरी तरह से देंगे। कमेंट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, अपना नाम लिख के खुद मिटा दे रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, लिखे हैं तो अच्छे से लिखिए, कोई बात नहीं। मेरे क्लास में जो आपको पूर्णतः पूछने की आजादी देते हैं, ऐसा नहीं कि पूछने की आजादी नहीं देते हैं, है ना, आजादी पूर्णतः है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ग्वालियर बन चुका है ग्रीन स्टील आपको टैक्सोनॉमी जारी कर, ग्रीन आपको स्टील परिभाषित करने वाला पहला आपको देश पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है कि आपको ग्रीन स्टील आपको टैक्सोनॉमी जारी करने वाला परिभाषित। क्या पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पूरी तरह से पढ़िए, एकदम हट जा रहे हैं स्क्रीनिंग के सामने से। ग्रीन आपको स्टील आपको टैक्सोनॉमी जारी करने वाला आपको पहला देश कौन सा है, अपना देश भारत ही है। कौन सा देश है, अपना देश भारत ही है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो अपना देश भारत पर ही रहना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपना देश भारत, ठीक है, आंसर भारत ही होगा। आगे आ जाए, अगला प्रश्न बात करें कि अगला प्रश्न कौन है, 100% आपको इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन सा होगा। तो इस यहाँ पर जो है पहला देश कौन सा होगा, नॉर्वे। कौन सा होगा पहला देश जो आपको देखने को मिल रहा है,
नॉर्वे। सर्वाधिक आपको चलाने वाला सर्वाधिक कौन सा होगा? सर्वाधिक आपको चीन। इलेक्ट्रिक वाहन का जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो आपको चीन में 7% आपको इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन सा होगा? नॉर्वे। इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉर्वे आपके ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक आपको चीन में, जबकि आपको नॉर्वे सर्वाधिक, आंसर बनेगा नॉर्वे, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आगे आ जाए, इटली के किस आपको टीम को जो हराकर चौथा आपको डेविस कप, देखिए आपको जब करंट अफेयर्स करवाते हैं तो करंट अफेयर्स में आपको करवाते हैं क्या कि आपको उपविजेता भी आपको याद रखना है, लेकिन आप उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं, आपको लगता है कि नहीं उपविजेता कौन याद रखेगा। यहां पर क्या आप इटली, और यही सेम प्रश्न जो हम आपको दिए हैं करंट अफेयर्स में, सेम आपको प्रश्न है, सेम के साथ ऑप्शन भी सेम रखा गया है। इटली की जो है आपको किस टीम को जो है हराकर जो है चौथा डेविस कप जो है जीता है, और यह जीता है किसको हरा करके? तो ये आपको स्पेन को हरा करके जीता है, ठीक है, इटली जीता है। आपको वहां पर इमेज के साथ भी करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न आपको 67 नंबर शतरंज विश्व शतरंज आपको चैंपियनशिप में 2024 में जो किसे हार का सामना करना पड़ा था? तो ये डिंग लारेन को, डिंग लारेन, ठीक है, जो डिंग लारेन देखने को मिला, इसको हार का सामना जीता कौन था 2024 वाला? डी गुकेश, ठीक है, कौन सा जीता था? डी गुकेश, याद रखिएगा डी गुकेश को। और महिला वाला में आपको याद होना चाहिए दिव्या देशमुख, ठीक है, जो हम लोग की भारतीय दिव्या देशमुख, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष आपको याद होना चाहिए कौन सा होगा? आपको वीके राहटकर होता है। कौन सा होता है? वीके राहटकर, ठीक है। तो विजया किशोर आपको राहटकर ये लिखती है, पूरा नाम लिखती है विजया किशोर राहटकर, तो ये आपको याद होगा। हाल ही में जो है आपको यहां पर जो है बन रही है कौन? आपको वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बन रही है। अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपको क्या है? विश्व आपको पृथ्वी दिवस, देखिए दिवस और दिवस आप लोगों को करवाते हैं करंट अफेयर्स में, आप लोगों को लगता है कि फिजूल का दिवस करवाते हैं, ठीक है, और दिवस आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर आपको दिवस पूछ रहा है, तो दिवस पूछ रहा है कि कौन सा दिवस, आप सभी दिवस आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर कौन सा दिवस पूछ रहा है? आपको विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पर बात करें कि आपको 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आपको जल दिवस। कौन सा? विश्व आपको जल दिवस, याद रहेगा, विश्व कौन सा? विश्व जल दिवस। यदि बात करें कि आपको 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाता है? तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाता है? ओजोन दिवस। आपको कौन सा दिवस? तो आपको ओजोन दिवस। बहुत बार बात कर चुके हैं। आपको 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को आपको याद रखेंगे विश्व वानिकी दिवस। कौन सा? विश्व आपको वानिकी दिवस। देखिए करंट अफेयर्स में आपको जब तक सेट आप तैयार नहीं करेगा तब तक आपको प्रश्न पता नहीं चलता कि क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा रहा है? बिल्कुल पूछा जा रहा है, आपको ओजोन के बारे में पूछा जा रहा है ना। और क्या कहते हैं ऑप्शन को, आपको ऑप्शन तो याद रहेगा तब ना आपको पता होगा कि हाँ कौन सा दिवस कब मनाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको याद रखना होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे आ जाए, अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, चलिए देख लेते हैं। यहां पर है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में स्थित नहीं है? तो मुरलिन जो आपको देखने होता है, मुरलिन कहां पर है? तो मिजोरम में। मुरलिन कहां पर है? मिजोरम में है। जो आपको आंसर पर ही आ जाता है डायरेक्ट, आपको मुरलिन कहां पर है? ये जो आपको है मिजोरम में है। कहां पर है? ये मिजोरम में अवस्थित है। ये आपको क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। जबकि आपको जो साउथ बटन आपको रानी झांसी मरीन और सैडल पीक जो आपको कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है? तो प्लेग जो है किससे होने वाला रोग है? जीवाणु के द्वारा। किससे होने वाला रोग है? आपको जीवाणु से होने वाला रोग है, दाज कवक से होने वाला, खसरा के और पोलियो किससे? पीलिया लिखा हुआ, पीलिया किससे होने वाला है? आपको वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रमुख आपको खानाबदोश जातियों और उससे संबंधित क्षेत्र कौन सा आपको युग में सही नहीं है? बेद्दा जो आपको देखने को होता है, बेद्दा कहां पर? आपको श्रीलंका में। बेद्दा बिल्कुल सही है। बुशमैन आपको कहां पर? कालाहारी जो आपको नामीबिया का क्षेत्र देखने को होता है, नामीबिया, और एकदम दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहां पर जो आपको नामीबिया और बोत्सवाना का क्षेत्र देखने को होता है, यहीं पर आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलता है। और यहां पर जो है आपको ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जनजाति भी, खानाबदोश जनजाति भी पाई जाती है। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बेद्दा आपको श्रीलंका पाए जाते हैं। रेड इंडियन कहां पर? तो आपको उत्तरी अमेरिका में जो पाई जाती है रेड इंडियन बोलते हैं। और बात करें कि एस्किमो, तो एस्किमो कहां पर पाई जाती है? तो एस्किमो आपको यूरोप में नहीं, एस्किमो कहां पर पाई जाती है? आपको ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के साथ साथ याद रखिएगा कौन सा? आपको कनाडा, और कनाडा के साथ याद रखना है आपको अलास्का। ठीक है, तो आपको इस क्षेत्र में जो है ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहां पर आपको एस्किमो की जनजाति, एस्किमो जनजाति पाई जाती है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपको बनेगा कौन सा? आपको डी नंबर आंसर बनेगा। आगे आ जाते हैं। आगे कौन सा है? वनों के संरक्षण के संदर्भ में जो संवर्धन आपको शाखा
को क्या कहा जाता है? तो सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो आपको संरक्षण, वनों का संरक्षण है, तो इसको क्या बोलता है? सिल्वीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी के उत्पादन को बोला जाता है एपीकल्चर, जबकि हॉर्टिकल्चर बागवानी को, और मोरिकल्चर यदि बात करें कि मोरिकल्चर तो शहतूत के पौधा जो आपको रेशम के खेती के लिए करते हैं, आपको शहतूत का क्या किया जाएगा? खेती की जाएगा, तब ना उस पर कीट आप पालिएगा। तो मोरिकल्चर जो है शहतूत का पौधा जो है खेती करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि शहतूत का पौधा, ठीक है। क्या चीज याद रखना है? शहतूत की खेती के लिए जो है क्या जाता है? मोरिकल्चर किया जाता है, ठीक है। आगे आए, चश्मों के लेंस बनाने में जो किस कांच का उपयोग किया जाता है? देखिए बहुत, चलिए इससे पहले भी एक प्रश्न है, चलिए हाँ एक प्रश्न है आपको, जेलेप्ला आपको दर्रा, तो जेलेप्ला दर्रा आपको बार बार पूछा था कि जेलेप्ला दर्रा जो है आपको कहां पर देखने को होता है? ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, और सिक्किम में और भारत और तिब्बत के बीच, या भारत और चाइना के बीच कह सकते हैं कि आपको सिक्किम में देखने को होता है। कौन सा? आपको जेलेप्ला कहां पर? तिब्बत के लिए जो है रास्ता तैयार करता है ये, है ना। तिब्बत अभी वर्तमान में, सिक्किम का वर्तमान में कह सकते हैं यहाँ पर किसका अधिकार है? चाइना का अधिकार है। चलिए आगे आते हैं, आपको चश्मों के लेंस में बनाने के लिए जो किस कांच का आपको प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अलग अलग प्रकार का कांच का प्रयोग, अलग अलग प्रकार, बहुत प्रकार का कांच होता है, ठीक है। सबसे पहले कांच आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, कांच और शीशा में फर्क होता है। शीशा धातु होता है, कांच क्या है? अतिशीतित एक द्रव होता है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं? गर्म करके किससे तैयार करते हैं? सिलिका, है ना। तो ये सोडियम सिलिकेट सब ये तैयार करते हैं, सिलिका सब करते हैं, ठीक है। इससे तैयार करते हैं क्या? कांच का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी के बारे में बात करते हैं कि सभी कांच जो लिखा हुआ है, क्राउन कांच और तो फोटोक्रोमेटिक कांच और फ्लिंट कांच, तो हम लोग सभी के बारे में देख लेते हैं कि किसका कांच का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो क्या आपको क्या है? चश्मा के लेंस बनाने के लिए, चश्मा लेंस बनाने के लिए जो चश्मा लेंस, और आपको जो जैसे हम पहने हुए जिस लेंस का प्रयोग करिए, इसमें कौन सा लेंस है? आपको क्राउन लेंस है, ठीक है। चश्मा के जो लेंस तैयार करते हैं किस कांच में करते हैं? क्राउन लेंस करते हैं। जबकि फ्लिंट यदि बात करेंगे, फ्लिंट कांच में आपको पोटास मिला हुआ रहता है, इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? तो कैमरा जो आपको देख रहे हैं, जो जिसमें से हम बातचीत अभी कर रहे हैं, इसमें भी एक प्रकार का लेंस लगा हुआ है, जो कि आपको वीडियो आप जहां पर से आपको मिल रहा है। तो आपको कैमरा और विद्युत बल्ब, है ना, कैमरा और विद्युत बल्ब में जो प्रयोग किया जाता है, आपको कौन सा लेंस प्रयोग करता है? यहां पर जो अलग अलग लेंस होता है, कैमरा और विद्युत बल्ब, यहां पर विद्युत बल्ब में जो प्रयोग होता है, यहां पर होता है कौन सा? आपको फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। क्राउन आप समझ चुके होंगे। जेवा कांच की यदि बात करें कि प्रयोगशाला में आप देखोगे कि विशेष प्रकार का आपको प्रखनली तैयार होती है। तो यहां पर प्रयोगशाला आप लिख देते हैं, डायरेक्ट प्रयोगशाला लिख देते हैं। प्रयोगशाला में जो आपको कांच का प्रयोग होती है, आपको किस कांच का प्रयोग होता है? आपको जेना कांच का, फोटोक्रोमेटिक कांच। तो फोटोक्रोमेटिक कांच देखे होंगे, एक विशेष प्रकार का देखे होंगे, व्यक्ति एक समय में चलता था कि धूप में जाएंगे तो मेरा चश्मा काला हो जाएगा, और क्या कहते हैं ठंडा में आएगा तो मेरा चश्मा क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो एक तो गोरा और काला जो चश्मा होता था, दो कलर का जो आपको फोटोक्रोमेटिक आपको देखने होता है, ये जो कांच होती है ये भी चश्मा में प्रयोग करता है, लेकिन इसमें आपको चश्मा का कौन सा? आपको काला गोरा, इस तरह से लिख देते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ बनाना है प्रश्न आपको, काला गोरा, ठीक है। तो ये जो आपको जिसके धूप में जाते हैं तो क्या हो जाता था? काला चश्मा हो जाता था, और आए एकदम छांव में आए तो मेरा चश्मा हो गया व्हाइट हो गया। ये जो फोटोक्रोमेटिक, उसमें फोटोक्रोमेटिक कांच का प्रयोग जाता है। वहीं पर बात किया जाता है एक और चश्मा होता है, धूप चश्मा, जो अलग अलग प्रकार का चश्मा होता है, एकदम काला गोरा, ठीक है। तो जो खिलाड़ी पहनता है, तो क्रूक्स और क्रूक्स कांच प्रयोग जो करते हैं, क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं किसके लिए? धूप चश्मा के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? धूप चश्मा के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, धूप चश्मा है। और ये जो चश्मा है पारा, इसमें जो है आपको, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कह सकते हैं कि आपको ये काला गोरा वाला जो चश्मा होती है, ये आपको कहां पर? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। और उसके बाद यहाँ पर क्राउन यदि बात करें कि लेंस का प्रयोग करता है, जेना आपको कहां पर? प्रयोगशाला में करता है, जबकि फ्लिंट कांच का प्रयोग आपको कैमरा में किया जाता है। तो बहुत प्रकार का कांच होता है, कांच का अलग अलग प्रयोग होती है, आपको सभी कांच आपको याद होना चाहिए। पीएच आपको माप क्रम जो है खोज किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा पीएच का किया गया है? आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? तो आपको सोरेनसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो सोरेनसन के द्वारा किया गया। वहीं पर बात करेंगे कैवेंडिश के द्वारा। तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा? तो आपको कैवेंडिश के द्वारा किया गया, हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश, जबकि सीले और प्रिस्टले जो है किस चीज की खोज करती है? ऑक्सीजन की खोज करती है। ऑक्सीजन का खोज किया जाता है, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का आविष्कारक आपको कह सकते हैं, उसके आविष्कार कर सकते हैं या खोज कहिए, आविष्कार से अच्छा खोज होगा। यहाँ पर जो है सीले और प्रिस्टले जो है आपको कह सकते हैं कि आपको ऑक्सीजन की खोज करता है, आपको कैवेंडिश हाइड्रोजन की, जबकि सोरेनसन जो आपको किस चीज का खोज करता है? पीएच आपको मापक्रम का खोज करता है। आगे आते हैं तो अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर आसान सा है, आंसर आपको बिहार से बनते हुए दिखाई पड़ रही है, मीरा कुमार, है ना। आगे आता है, किस आपको शहर को जो है दक्कन की क्वीन के नाम से जाना था? दक्कन की क्वीन नाम से आपको किसको जाना था? पुणे को जाना था। किसको जाना था? पुणे को जाना था। दक्कन की क्वीन किसको जाता है? दक्कन की क्वीन जो है आपको जाना जाता है, पुणे को जाना जाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आपको पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है? ये सब आज एकदम फैक्ट है। तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है।
वहीं पर बात करें कि लावनी आपको किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, लावनी जो आपको महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आंसर आसान है। और इसके बाद जो है आपको है मैथ है, क्या है इसके बाद जो बन रहा है, क्या बन रहा है, मैथ बन रहा है। और मैथ के साथ साथ जो है आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, आपको रीजनिंग देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर प्रश्न आप लोग सभी प्रश्न लगभग आपका हो चुका है। कुछ प्रश्न जो है और आपको बताते हैं, जो कि आपको इकोनॉमिक्स वाला प्रश्न है, अभी आपका छूटा हुआ प्रश्न है। तो आ जाते हैं अंत में आपको होगा। चलिए यहाँ पर हो चुका है, हो चुका। ये आप सब हिंदी है, राजा विद्यालय से घर जाती है, हिंदी है, इंग्लिश है। चलिए ठीक है, आपको क्लासिक क्या है। चलिए यहाँ से आपको प्रश्न 96 नंबर से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। और प्रश्न पढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पर जो है आपका समय हो चुका है, एक से ज्यादा हो चुका है, तो हम रखेंगे, जल्दी बात करेंगे, 4-5 प्रश्न ही है ना। और क्लासिकी अर्थशास्त्री के बारे में बात करेंगे। क्लासिकी अर्थशास्त्री जो है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार पर जो है मुख्यतः जोर देते हैं। ये पूर्ण रोजगार पर जो जोर देता है, कम आपको देखने को होता है कम नगद मजदूरी पर। किस पे, तो कम नगद मजदूरी पर। ये जो आपको ये कथन है देखने को होता है, ये कथन कर सकते हैं, ये अर्थशास्त्री का एक तरह से थीसिस है आपको क्लासिकी अर्थशास्त्र का, कि कम नगद मजदूरी पर। ठीक है, मजदूरी और कीमतों में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इसका कहना है क्या अर्थ होता है, कीमत और मजदूरी में क्या होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए। तो आपको कम नगद मजदूरी हो जाएगा, आंसर बनेगा। आगे प्रश्न लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। आपको मालिक के कब्जे वाले भवनों का जो है आपको आरोपित किराया जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है। तो ये हिस्सा किसका होता है, तो ये हिस्सा हो जाएगा मध्यवर्ती उपभोग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मध्यवर्ती उपभोग का हो जाएगा। ऐसा है ना कि मध्यवर्ती उपभोग, इसके बीच में आप लोग कर सकते हैं, इससे भी आप उत्पादन कर सकते हैं, तो मध्यवर्ती उपभोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि न्यूनतम आपको पूर्ति कीमत जो है अधिक उत्पादन किसी कारक की जो अतिरिक्त आय को जो है निम्नलिखित में से, अतिरिक्त आय आप लोग लाभ नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, न्यूनतम आपको पूर्ति कीमत जो है अधिक उत्पादन से जो है किसी कारक का जो है अतिरिक्त आय को जो है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो सीमांत लागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सीमांत लागत। ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रश्न जो है न्यूनतम मजदूरी से है, न्यूनतम मजदूरी अधिक जो है उसको क्या कहा जाता है, सीमांत राजस्व कहा जाता है। न्यूनतम मजदूरी जब लगा हुआ रहेगा और न्यूनतम मजदूरी कीमत जो है अधिक उत्पादन जब रहेगा, तो उसको सीमांत राजस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत राजस्व कहिए या सीमांत लागत कहिए। ठीक है, तो आंसर आपका बनेगा डी। अधिक लाभ नहीं मानेंगे, लाभ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न आपको 99 नंबर प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से किस कारण से जो है सीमांत आपको प्रतिफल जो है प्रतिफल ह्रास मान से जो है आपको बदल जाते हैं। तो ये बदल जाते हैं जब आपको इष्टतम उत्पादन से जो परे होता है। आप कहिए कि ये आप डायरेक्ट कैसे आंसर बना रहे हैं, है ना। तो आंसर इसलिए बन रहा है कि उत्पादन में वृद्धि होती है, तो लेकिन घटती, यहाँ पर उत्पादन में तो वृद्धि देखने को मिलती है, और लेकिन आपको जो है कह सकते हैं कि एक तरह से कुल मिला के यहाँ फायदा नहीं हो। उत्पादन में लगेगा कि हाँ वृद्धि तो हो रही है, लेकिन सीमांत उत्पादन क्या होती है, घटता जाता है, और इसी को बोला था इष्टतम उत्पादन से परे होते हैं। क्या होती है, ह्रासमान आपको देखने को होता है। उत्पादन में लगेगा कि हाँ जो कुल उत्पादन है मेरा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो है कुल रेशियो देखिएगा तो वहां पर जो है आपको सीमांत लागत जो है बढ़ोतरी नहीं होती है। सीमांत से ही लिया गया, यहाँ से प्रश्न लिया गया, एक ही जगह से दोनों प्रश्न को तैयार किया गया। यहाँ पर आंसर बनेगा सीमांत आपको जब हम इष्टतम आपको उत्पादन से परे जाते हैं। अब ये लाइन आपको हो सकता है कि ना समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आने का कारण यही है कि इकोनॉमिक्स आप सही से पढ़े नहीं है। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसको जो है वास्तविक मजदूरी वेतन निर्धारण कहा जाता है। तो वास्तविक, ये आपको एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, किन्स अर्थशास्त्री हुआ करते थे, और इनके द्वारा कहा गया कि मुद्रा की क्रय शक्ति, क्या कहा गया, मुद्रा की आपको क्रय शक्ति। ठीक है, और कहा गया कि मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वास्तविक मजदूरी वेतन का जो है निर्धारण इसको कहा किया जाता है। तो आपको कौन सा आंसर बनेगा, मुद्रा की क्रय शक्ति। तो आज का पूरा लगभग हम 100% जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, 100 क्वेश्चन में लगभग आपको 85 क्वेश्चन किए हैं। 85 क्वेश्चन इसलिए कि 15 क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं, तो 15 क्वेश्चन में मैथ है, रीजनिंग है, और क्या है आपको जो भी आपको इंग्लिश है, हिंदी है, सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन, लेकिन 85 का आपको महत्व रखता है, क्या रखता है, जीएस। तो महत्व आपको कितना जीएस का रखता है वो आप जानते होंगे। और 10 से 15 आपको क्या रखता है, करंट अफेयर्स। तो इसी वजह से करंट अफेयर्स आपको बार बार ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ पूरा जीएस पूछा जाता है। इसी तरह से यदि आप लोगों का यदि बात करें कि आप लोगों के चैनल पर यदि व्यू सही रहा, और सही के साथ साथ जो है आपको यदि लगे कि हाँ चाहिए प्रतिदिन, तो आप लोग बताइएगा, तब आपको प्रत्येक दिन जो है इसी समय जो है मिलेगा। ठीक है, बिहार दरोगा वाला सेट। और बात जहां तक रहा कि सेट आपको मिला, तो सेट आप डायरेक्ट जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। आप तो नहीं भेजा गया है, लेकिन यदि आपको आवश्यकता है तो आप जो है जिनको जो है मेरा नंबर है वहां पर आप फोन करेंगे, या आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास नंबर नहीं है तो आप कमेंट करिएंगे कि हाँ आपको आवश्यकता है सेट का, तो आपको भेज देंगे। सेट आपको मार्केट के जितने भी टीचर है, ठीक है, ज्ञान बिंदु वाले हैं, या आपको
जो भी है, खान सर हो या आपको क्या कहते हैं कौटिल्य वाले हैं, या आप एक समस्तीपुर से आपको सक्सेस वाले का चलता है तो सक्सेस वाले का हो, या किताब जिनका भी हो, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का हो, या जिसका भी किताब है, ठीक है, मार्केट में जो भी महत्वपूर्ण है सभी करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो करवा रहे हैं, जनवरी से ही करवा रहे हैं, अब इस जनवरी से इस जनवरी आ गया है, ठीक है। तो 1 साल होने वाला है, और 1 साल में जो है आप समझ सकते हैं एग्जाम का एकदम नजदीक समय आ गया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से, फिर से मिलेंगे। यदि आप लोगों का जिस प्रकार का कमेंट रहा, क्या आप लोग क्या बोलते हैं, किस प्रकार का आपका कह सकते हैं कि एक तरह से सुझाव रहता है, उस पर जो है अमल किया जाएगा। और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।